औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूरोपियन हिस्ट्री का एक शॉर्ट नोट सीरीज स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि रिवॉल्यूशन फ्रांस के अंदर ही क्यों आया। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस शॉर्टली एंड प्रिसाइजली कि हमारे पास हुआ क्या था, और बेसिकली पूरी यूरोपियन हिस्ट्री को हम इस तरह लेके जाएंगे ताकि आपको जल्दी से रिवीजन करने में और नोट्स बनाने में आसानी हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आया था वो बेसिकली था क्या और बैकग्राउंड में चल क्या रहा था। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक आउटलाइन बनाया है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्रांस के अंदर हमारे पास जो मुनार का जो सिस्टम था, यानी जो बादशाह थे उस टाइम पे, तो वो बहुत वीक थे, इनकम्पिटेंट थे, और जो है वो अयाशा करते थे और अपनी जो है स्पेंडिंग उनकी जो है इधर उधर की चीज़ों पे वो लगाते थे, या तो वॉर्स में हिस्सा लेते थे और आम आवाम पर जो है वो खर्च नहीं करते थे। इस वजह से जो है हमारे पास काफ़ी इशू बनते हैं और लोग खड़े हो जाते हैं और एक रिवोल्यूशन आता है। लेकिन होता क्या है, बेसिकली इसको पूरा एक जो है बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है फ्रांस में जो है वीक मोनार्की होती है। वीक मोनार्की के साथ साथ अगर हम और देख ले तो क्या इशूज़ थे वो मैं ज़रा आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है लुइस 14 15 और 16 जो थे, जब फ्रांस रिवोल्यूशन आता है उस टाइम पे हमारे पास होते हैं लुइस जो है 16 हमारे पास उस टाइम पे होते हैं। और इनकी जो बीवी है मैरी एंटोनेट है, वो बड़ी जो है अयाश थी, और जो है आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह वो अपने जो है कोर्ट के अखराजात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके हम कमी उसमें ला सके। तो उसके बाद हमारे पास जो है सोशल इनइक्वलिटी हमारे पास थी। सोशल इनइक्वलिटी कैसी थी कि हमारे पास क्या आते कि प्रिविलेजेस, या जो हमारे पास जो एक्सेस था, आप कह सकते हैं कोर्ट को, बादशाह का जो था, उसमें हमारे पास बड़ी एक डिफरेंस नजर आती थी। तो अमंग जो थ्री स्टेट्स में हमारे पास कौन कौन से थ्री स्टेट्स थे, ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास जो था, एक थी हमारे पास क्लर्जी होती थी, ठीक है जी, ये पहला अगर आप एक क्लास समझ लें। दूसरी हमारे पास होती थी वो थी नोबल्स, ठीक है जी। अब नोबल्स जो थे वो कौन थे, जो एलीट क्लास होती थी। और तीसरी जो थे उनको कॉमनर्स कहा जाता था, ठीक है जी, कॉमनर। अब जो कॉमनर्स थे, इसको दो चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कॉमनर्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें कौन कौन सी थी। एक हमारे पास थे जिनको हम कहते हैं आपका पीजेंट्स, ठीक है जी। एक बिजनेस होते थे जो कि फार्मर्स भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल लोअर क्लास जो होती है फार्मर। दूसरे हमारे पास जो थे वो बर्जुइस थी या मिडिल क्लास थी, ठीक है जी, ये प्रोफेशनल क्लास भी कहलाती थी। तो एक मिडिल क्लास होगी। ये जो थे ये प्रोफेशनल भी थे, ये वाले, और ये जॉब भी, मतलब जितना भी आपका प्रोफेशनल काम है, जॉब्स वगैरह और सारी ना मुल्क का चलाना, वो ये मिडिल क्लास का जो बर्जुइस थी। लेकिन पीजेंट्स होती थी ये फार्मर और जो है लोअर क्लास होती, ठीक है जी। अब इनमें जो इश्यूज थे वो क्या होते हैं, लाइक पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो थे, जो ऊपर की दो क्लासेस थी, क्लर्जी और नोबल्स, इनको जो है कोर्ट को किसी भी टाइम ये क्या कर सकते, विजिट कर सकते बादशाह के पास, कोई भी इनकी जो है चीजें थी वो ये कर सकते। लेकिन इनके पास जो थे ये राइट नहीं थे। इनके पास कॉमनर्स के पास, ये दो क्लासेस है लास्ट वाले, पीजेंट्स जो फॉर्मर थे, जो आम लोग थे, और मिडिल क्लास यानी जो प्रोफेशनल थे, उनको भी कोई प्रिविलेजेस इस तरह के हासिल नहीं थे। अच्छा, ये तो एक बात होगी कि इनके जो है प्रिविलेजेस में इश्यूज थे। एक और इशू है जो कि काफी जो है रिवोल्यूशन का बहस बनती है, वो थी हमारे पास ट्रिपल टैक्सेशन, ठीक है जी। 3 दफा ये टैक्स पे करते थे। कौन? ये नीचे वाली क्लास है, ये कॉमनर्स। क्यों? अब देखें हमारे पास बेसिकली हुआ क्या था कि जो किंग था, ठीक है जी, एक आप किंग को पे करते थे, ठीक है जी, यानी गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते थे। दूसरा जो था, आप जो है आपकी जो एलीट क्लास थी, यानी जो आपकी क्लर्जी थी, ठीक है जी, यानी जो मौलवी हजरात उस टाइम पे, जो क्रिश्चियन, ठीक है, यानी क्रिश्चियन जो जिनके पॉप्स वगैरह बैठे होते हैं उनकी चर्च में, उनको आपने टैक्स पे कर देना है, ठीक है जी, उनको, उन्हीं बंदों को। अच्छा, उनको क्या, उनको टेथिस बोला जाता था, ठीक है जी। अब जो टेथिस है ये क्या, ये रिलीजियस टैक्स को कहते हैं। ये कौन लेते थे? क्लर्जी लेते थे। तीसरी जो टैक्स होती थी वो आप चर्च को देते थे, ठीक है जी। जैसे हमारे पास चांदा होता है ना मस्जिद के लिए, वो तो एक चांदा, चलो एक सवाब के उसमें लोग वॉलंटियरली डालते हैं। लेकिन ये जो चर्च को आपने देना होता है ना, ये मस्त था कि आप चर्च को लाजमी क्या करोगे, पे करोगे। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस थे, जिस वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, लोगों के अंदर बड़े इश्यूज पैदा हो जाते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक, तो हमारे पास सोशल इनइक्वलिटी थी। सोशल इनइक्वलिटी के बाद हमारे पास जो तीसरी चीज थी, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव, एक इदारा नहीं था जिसमें लोग बैठ सके, या जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो वो उनके लिए रूल्स एंड पॉलिसीज बना सके, ठीक है जी। एक ही उस टाइम पे हमारे पास एक जो है एक इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी जिसका नाम था स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल जो होता था, ये बेसिकली एक हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशन तो थी, लेकिन जो है 174 ईयर में इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो चाहते नहीं थे। अच्छा, एक और मजे की चीज की, जो जनरल ये स्टेट था, इसके अंदर क्या इश्यूज थे। इसके अंदर हमारे पास फिर 3 क्लास थी। जो ऊपर की दो क्लास थी, यानी क्लर्जी के लिए जो था, इनके लिए एक वोट कंसिडर किया जाता था, ठीक है जी। दूसरी हमारे पास जो है क्लर्जी के बाद नोबल्स, ठीक है जी, नोबल्स के लिए एक और एक आप वोट समझ लें, ठीक है जी, इनके लिए एक वोट, इनके लिए एक वोट हो गया, 2 वोट हो गए ऊपर अपर क्लास के। अब जो नीचे क्लास है यानी कॉमनर्स, इनके मिला के ना आप, इनके लिए भी एक वोट आता है। इन दोनों को मिला के जो पीजेंट से, और जो हमारे पास जो बर्जुई है मिडिल क्लास थी, तो हमेशा क्या होता था, ये दोनों ऊपर वाले मिलके 1+1 करके 2 होता था, और नीचे जो कॉमनर्स थे इनकी कभी कोई आप जो है पॉलिसी वो अप्रूव नहीं हुई, क्योंकि जो ऊपर वाले थे तो वो तो बादशाह के साथ मिले हुए थे, इनकी सेम थी, इनकी जो एम्बिशन थी नोबल और क्लर्जी की। तो कॉमनर्स बेचारे हर जगह पे रुल रहे थे। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक इदारा नहीं था। इस वजह से भी लोगों के अंदर जो है काफ़ी जो है गुस्सा और ये चीज़ें आती थी। साथ में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ फिलोसफर्स थे, जिसके अंदर हमारे पास वोल्टेयर है, मॉन्टेस्की है, और जो है रूसो है, ठीक है जी। अब जे जे रूसो अगर आप देख ले तो, ठीक है जी, वोल्टेयर था हमारे पास, साथ में हमारे पास जो तीसरा था इनका फिलोसफर, वो था मॉन्टेस्की, ठीक है जी।
अब जो वोल्टेयर था इसने डिसिज्म का कंसेप्ट दिया कि भाई गॉड ने तो दुनिया बनाई लेकिन गॉड दुनिया से बाहर है। तो फिर ये जो किंग बोल रहा है कि मेरे पास डिवाइन राइट्स है, ये इसको किसने दिए? गॉड तो नहीं है दुनिया में। ये उनका कंसेप्ट था वोल्टेयर का कि वो तो बाहर बैठा हुआ है, जैसा कि घड़ी साज जो है घड़ी बना के ना वो बाहर वो घड़ी आपको दे देता है, वो फिर उसके साथ होता नहीं, घड़ी तो चलती रहती है लेकिन वो घड़ी साज तो नहीं होता उसके साथ। इस तरह अगर कायनात बन गई है तो उसमें हमारे पास जो गॉड है वो दुनिया से बाहर है, दुनिया खुद चल रही है, मतलब वो उसको बोल रहा है कि दुनिया अपने कायदों पे चल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रही है। तो ये जो किंग बोल रहा है कि मेरे पास जो है डिवाइन राइट्स है, जो उसको किसने बना के दिए थे? जो क्लर्जी उसको ये बोलती थी लोगों को कि भाई इसके पास क्या है, इसके पास डिवाइन राइट्स है किंग के पास। तो वोल्टेयर कह रहा था कि ये दोनों जो है इन दोनों के खिलाफ वोल्टेयर जो है एक फिलोसफी लेके आता है और दोनों को वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है। इस वजह से लोगों के अंदर भी काफी जो है एथियज्म की तरफ लोग चले जाते हैं और ये एथियस्ट बन जाते हैं, वो गॉड में बिलीव ही नहीं करते। तो इससे भी एक जो है एक लोगों के अंदर एक स्पार्क मिलती है कि भाई ये तो अभी तक हमें बेवकूफ बना रहा था जो क्लर्जी और जो किंग था। तो ये हमारे पास एक और रीजन होगी कि हमारे पास रिवोल्यूशन आता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, देख जी, ये हमारे पास क्या था, ये रिवोल्यूशन आने के जो स्टार्ट में जो कुछ रीजन थे मैं वो डिस्कस कर रहा था। हमारे पास फिर मीटिंग हो जाती है स्टेट्स जनरल की 1789 में, और उससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक जनरल असेंबली जो है वो वजूद में आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जनरल स्टेट में कुछ डिमांड रख देती है, तीसरी स्टेट्स जो हमारे पास कॉमनर का जो स्टेट था वो कहती है कि भाई आप हमारी डिमांड को कबूल करें, लेकिन किंग वो मानने से इनकार कर देता है, जिस वजह से वो लोग अपने आप को क्या कर देते हैं, 10 जून 1789 को वो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। अब नेशनल असेंबली जब वो डिक्लेयर करे, इसका हमारे पास इशू क्या होता है कि हमारे पास किंग दोबारा उसको मानने से इनकार कर देता है और दरवाजे बंद कर देता है हॉल के। तो उससे होता क्या है कि हमारे पास ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट आता है, क्योंकि किंग ने पोजीशन की थी कि मैं नेशनल असेंबली को नहीं मानता। इसलिए वहां के जितने भी लोग करे थे, जो प्रोटेस्टेंट थे या जो रिवोल्यूशनरी थे, उन लोगों ने एक अहद कर लिया कि जब तक हम यहाँ पे है, अगर किंग नहीं मानता या किंग रिजाइन नहीं करता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि आप इक्वली जो है वोट सबको दे दो, कि भाई बाय ऑर्डर ना कि बाय क्लास आप हमारी वोट्स को काउंट करो, बाय हेड काउंट करो कि एक एक बंदा वोट दे सकता है। तो किंग मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो अगला इवेंट आता है वो स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टर्ड। ये हमारे पास एक फोर्ट्रेस थी, एक किला था, जिसके अंदर वो क्या करते थे कि फ्रांस की जो है दिफाई साजो सामान पड़ा होता था। तो 14 जुलाई 1789 को इसको स्टॉर्म किया जाता है, इस पर पथराव किया जाता है और यहाँ से जो है काफी असलहा और जो है चीजें वो रिवोल्यूशनरी के हाथ लग जाती है। उसके बाद हमारे पास किंग को एग्जीक्यूट किया जाता है और फ्रांस जो है एक रिपब्लिक की तरफ चला जाती है 1793 में। उसके बाद जो हमारे पास कन्वेंशन बनता है, ये बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस के लिए आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग। अब कन्वेंशन जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रखा जाता है। इन ऑफ द हमारे पास रीन ऑफ टेरर आता है, इसमें जो था 1793 टू 94, ये रॉबर्ट्सपियर साहब जो इसको लीड कर रहे थे, और जो भी बंदा इनको देखा कि भाई ये रिवोल्यूशन के खिलाफ है या फिर किंग का साथ दे रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। ये बड़ा एक जो है खौफ का एक टाइम गुजरा था 1793-94। आफ्टर दैट हमारे पास एक नई जो है हुकूमत बनती जिसका नाम था डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी जो था इसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म किया जाता है, क्योंकि मोनार्की के बिल्कुल खिलाफ थी जो डायरेक्टरी थी। ये 5 डायरेक्टर इनको लीड करते थे और हर एक जो है एक जो है गवर्नमेंट के एक पोर्शन को लीड करता था। 5 डायरेक्टर्स थे। अब हमारे पास लोग जो है डायरेक्टर्स के खिलाफ आ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसके अंदर ये क्या करते हैं, 2/3 ऑफ अपना जो इनका जो लोग इनके साथ है डायरेक्टरी के साथ, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है 2/3। लोग बोलते हैं कि नहीं आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन करो, और इस तरह तो आप दोबारा से गवर्नमेंट में आ जाएंगे, लोगों का जो है जीना हराम कर देंगे। तो पेरिस मोब आता है 1795 में, जिसमें क्या होता है कि बड़ा एक जो है हजूम बन जाता है और लोग निकल आते हैं डायरेक्टरी के खिलाफ। अब यहाँ पे नेपोलियन होता है और जो डायरेक्टरी होती है वो नेपोलियन को ऑर्डर करती है, और नेपोलियन को जो है हायर जो है वो अथॉरिटी दी जाती है जनरल की कि आप क्या इन मॉब को आप क्या करो, सप्रेस करो। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि नेपोलियन इस सप्रेशन से काफी पॉपुलर हो जाते हैं वहां पे। उसके बाद हमारे पास 18 ब्रूमेर कू डेटे होता है 1799 में, ये 9 से 10 नवंबर को हुआ था नेपोलियन के थ्रू। अब इसमें जो है जो सीज था एक डायरेक्टर जो हुआ करता था, वो क्या करता है कि नेपोलियन को बोलता है कि आप क्या करो, एक यहाँ पे कोई डेटे लगा दिया, नहीं मार्शल लॉ लगा दो। तो नेपोलियन साहब उठते हैं और एक मार्शल लॉ लगाते हैं 9 से 10 जो है नवंबर में, और यहाँ पे डायरेक्टरी का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। जब डायरेक्टरी का एंड होता है तो हमारे पास कौन आ गए, नेपोलियन साहब आ गए 1799 till 1815 तक, ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास सबसे पहले 1799 में जब इसने मार्शल लॉ लगा दिया, यानी डेटे लगा दिया, तो हमारे पास इसने जो इदारा बनाया, यानी जो गवर्नमेंट बनी, इसने बनाया क्या, कंसुलेट बनाया। इसने खत्म किस चीज को किया, इसने डायरेक्टरी को खत्म किया। डायरेक्टरी के बाद कौन सी चीज आ गई, 1799 में कंसुलेट आ गया, और ये जो है खुद फर्स्ट कॉन्सल बन गए 10 ईयर्स। आफ्टर दैट हमारे पास क्या होता है कि 1804 में एम्परर बन जाते हैं और जो है फ्रांस का जो है ये बादशाह बन जाते हैं। लेकिन ये क्लर्जी को जो है मना कर देते हैं कि आप मेरे सर पे जो है ताज ना रखें, बल्कि मैं खुद रखूंगा, क्योंकि ये एक लिबरल सोच के बंदे थे, ताकि ये जो है मोनार्की दोबारा से उस चीज में वो ना आए। और इसकी बड़ी एक अच्छी डायलॉग है कि आई फाउंड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस इन अ गटर एंड आई put it up with the tip of my sword and I clean it then I put it on my head। लाइक ये मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने इसकी ना इस पे एक मूवी है नेपोलियन के ओवरऑल आप जो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी उसके अंदर डिस्कस किया है, वो है नेपोलियन 2023, बड़ी अच्छी मूवी है, लाइक प्रिसाइज सब चीज़ को इसने कवर किया है। तो ये हमारे पास हो जाता है यहाँ पे जो है ये एम्परर बन जाता है, और ये पोप के साथ भी 1801 में एग्रीमेंट कर लेता है, क्योंकि इसको कैथोलिक जो है लोगों की सपोर्ट चाहिए होती, तो जो है पोप के साथ भी कॉन्कॉर्डेड यानी एक एग्रीमेंट की जाती है 1801 में। देन हमारे पास क्या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप हो जाता है कि जर्मन कन्फेडरेशन बना देता है ऑफ राइन। ये कुछ स्टेट्स होते हैं जर्मन जो है एथनिसिटी के, तो उनको ये क्या कहते हैं, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ राइन बना देता है। उसके बाद किंग ऑफ इटली 1805 में ये इटली के कुछ जो है इलाकों पर कब्जा करके उसका भी किंग बन जाता है। ये मिल के क्या
इस चीज़ का किंग बन गया फ्रांस इन इटली, ठीक है जी। इस तरह के और भी इसके अंडर बहुत सारे जो है वो इलाके आते थे। उसके बाद हमारे पास जो है कॉन्टिनेंटल सिस्टम जब ये लॉन्च करता है, ये इसकी सबसे जो है बड़ी मेरे ख्याल से तो गलती है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में होता क्या था कि ये क्या करता कि ग्रेट ब्रिटेन को इकोनॉमिकली वीक करना चाह रहा था या उनको कंटेन करना चाह रहा था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन और जो है फ्रांस, इन दोनों के बीच में पहले से ही एक राइवलरी चल रही थी सालों से। तो ये क्या करते ग्रेट ब्रिटेन को कंटेन करना चाह रहा था थ्रू कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में बेसिकली था क्या कि आप क्या करो कि जो ग्रेट ब्रिटेन की प्रोडक्ट्स है उनको यूरोप में आने से मना कर दो और जो है उनका बाइकाट कर दो। तो इसके लिए इसने दो जो है डिग्रीज जो है वो अनाउंस की थी। सबसे पहले हम उसको याद किया जाता है बैलेंस डिग्री। अब बैलेंस डिग्री जो थी वो 18 ये डिग्री ना कि डिग्री 1806 में किया जाता है। इसमें क्या कहते ब्लॉक जो है ग्रेट ब्रिटेन के जो गुड्स थे वो यूरोप में एंटर होने से मना कर दिया जाता है। दूसरा हमारे पास जो है एक साल बाद इसने मिलान जो है डिग्री वो अनाउंस कर ली। इसमें होता क्या है कि जो न्यूट्रल शिप्स होती थी जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ट्रेड करते उनको भी टारगेट किया जाता था। बाय हुम? बाय नेपोलियन। अब ये था कि फ्रांस के साथ ग्रेट ब्रिटेन के साथ किसी को भी जो है ट्रेड करने की इजाज़त वो नेपोलियन नहीं देता था कि ग्रेट ब्रिटेन को क्या करे ये कंटेन कर सके। लेकिन इससे जो है मसला जो है वो यूरोप के लिए ज़्यादा बन गया ना कि ग्रेट ब्रिटेन के लिए। उसके बाद हमारे पास इसका जो अगला अच्छा इसके अंदर ये क्या करता है कि पुर्तगाल जो है वो मना कर देता है कंटिनेंटल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से। तो ये पुर्तगाल पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। अब अगर मैं पुर्तगाल और स्पेन और उसके थोड़ा सा मैं मैपिंग करके बनाऊँ ना आपको, ये फ्रांस हो गया आपका, चलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है स्पेन, स्पेन के साथ छोटा सा यहाँ पे पुर्तगाल है, ठीक है जी। अब ये क्या कर रहा था कि ये अटैक करना चाह रहा था पुर्तगाल पे। तो इसने क्या किया, इसने फ्रांस के साथ फ्रांस ने जो है नेपोलियन ने इसने बोला उसको स्पेन को कि भाई आप मुझे रास्ता दो ताकि मैं इस पर अटैक कर सकूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा आपके साथ जो है कुछ जो है चीज़ें शेयर कर लूंगा। तो ये यहाँ पे पुर्तगाल पे हमला करना चाह रहा था, लेकिन किससे इसने इजाज़त ली स्पेन से। लेकिन बीच में क्या कर देता है ये स्पेन की ही अंदर जो है मसले कर देता है। उनकी जो उनका प्रिंस होता है उसको फर्डिनेंड को जो है ये कब्जे में ले लेता है और काफ़ी जो है यहाँ का जो है अपना इसका भाई है जोसेफ, उसको वो क्या करता है उसका एम्परर बना देता है स्पेन का। और पुर्तगाल पर जब ये हमला करता है तो स्पेन और पुर्तगाल दोनों के साथ इसके मसले बन जाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे कौन हमारे पास फ्रांस अकेला बच जाता है, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन आता है इनकी हेल्प करने। तो अब ओवरऑल इसने क्या किया कि एक तो पुर्तगाल के साथ मसला कर लिया, यानी उन पर हमला कर दिया, क्योंकि वो मना कर रहे थे कि मैं आपका जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है जिसको आप इकोनॉमिकली ग्रेट ब्रिटेन को कंटेन करना चाह रहे हैं मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी आवाम मर रही है। यहाँ पे बड़ा इकोनॉमिकली जो है एक ब्रेकडाउन था, वहाँ पे लोग मर रहे थे, उनके पास गुड्स नहीं थे क्योंकि आपने बंद कर दिया ग्रेट ब्रिटेन को। तो आपने ये चीज़ क्यों की, इससे हमारे पास जो हुआ बड़ा जो है इकोनॉमिकली जो है आप जो है डाउन टाउन की तरफ लोग जा रहे थे। तो सबसे पहले पुर्तगाल ने रिवॉल्ट कर दिया, इसके बाद स्पेन ने कर दिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया ने कर दिया, काफी कंट्रीज ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब नेपोलियन क्या करता था, जो रिवॉल्ट करता उसके खिलाफ क्या करता, ये वॉर डिक्लेयर करता। मतलब ये इतना पागल है कि इस साइड पे ये लड़ रहा है पुर्तगाल के साथ, स्पेन के साथ, उस साइड ग्रेट ब्रिटेन के साथ, इस टाइम ऑस्ट्रिया के साथ, वहां पे रशिया पे इसने हमला कर दिया। लाइक बिल्कुल इसने यूरोप को ना एक जो है हाना जंगी में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज है वो है पेनिनसुलर वॉर, ठीक है। अब जो पेनिनसुलर वॉर जो है इसके अंदर होता क्या है कि ये 1808 से लेके 1814 तक ये चलती है। अब इसके अंदर ये पेनिनसुलर वॉर, क्योंकि पेनिनसुला जो आपने जो है ये फॉर एग्जाम्पल अरब पेनिनसुला तो आपने देखा होगा, ठीक है जी। ईरान है इस साइड पे, जो ओमान है, इसमें बीच में जो पेनिनसुला है ना इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पर्शियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है जी। या फिर कुछ एरियाज को हम क्या अरबियन पेनिनसुला भी कहते हैं। अब पेनिनसुला बेसिकली ये जो ऐसे पानियों के बीच में से जो रास्ते थी ना इनमें ये वॉर लड़ी जा रही थी, इसलिए इसको पेनिनसुलर वॉर कहा जाता है। इसके अंदर जो है ये किस किस के साथ लड़ रहा होता है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, पुर्तगाल के साथ, स्पेन के साथ, रशिया के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ। मतलब आप एक जगह पे इतने लोगों के साथ लड़ रहे हो, ठीक है। मैं जरा मैपिंग करके ना आपको बता दूं, ठीक है। ये हमारे पास फ्रांस है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, मतलब आप ऑस्ट्रिया से भी लड़ रहे हो, आप रशिया से भी लड़ रहे हो, आप इस साइड पे जो है स्पेन से भी लड़ रहे हो, पुर्तगाल से भी लड़ रहे हो, और जो है ग्रेट ब्रिटेन से भी लड़ रहे हो इस साइड से। मतलब आप चारों साइड से आप क्या कर रहे हो, वॉर कर रहे हो। तो इसमें आपकी सर्वाइवल कैसे होगी, बिल्कुल ही बेचारा बीच में ना इसने फ्रांस को फंसा दिया था। अब पेनिनसुलर वॉर जो है हमारे पास 1808 से 14 तक हमारे पास रहती है। फिर उसके बाद ये रशियन कैंपेन जो करता है ना, ये जो पेनिनसुलर वॉर थी ये इसकी जो है नाकामी की पहली जो है इसने शुरुआत की। उसके बाद जो रशियन कैंपेन इसने की 1812 में, ये बड़ा जो है इसको सीवियर लॉस का सामना होता है, क्योंकि रशिया में जाके वो रशियन अपनी मॉस्को को खुद जला लेते हैं और ये वापस जब आते हैं उसकी सारी जो है वो आर्मी इसकी खुद बेचारी वो सर्दी से मर जाती है। और कुछ जो है रशिया इसके ऊपर जब वापस आ रहे थे इस पर हमला करके तो काफ़ी लॉस इसकी हो जाती है जो रशियन कैंपेन दिन की। उसके बाद हमारे पास बैटल ऑफ नेशन कहा जाता है जो हमारे पास जो लीप्जिग 1813 में जो हुई थी। इसने क्या किया था कि ये डिफीट हुआ था वहाँ पे कौन, नेपोलियन, बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ जो था किसका, आप कह सकते हैं नेपोलियन की, क्योंकि इसमें जो है एलाइज जितनी भी एलाइज थे उस टाइम की जो बिग पावर्स थी वो मिलके नेपोलियन पर हमला कर देते हैं और नेपोलियन डिफीट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है जिसमें क्या करता है कि इसको एक्साइल किया जाता है, कहाँ पे, एल्बा जो है आइलैंड में इसको भेज दिया जाता है। लेकिन ये फिर भी जो है वापस आता है और अपनी जो है जो उस टाइम पे जो कंट्री होती है फ्रांस, वापस आता है एग्जाइल से और लोगों को इकट्ठा करता है अपनी आर्मी को और दोबारा से हमला करना चाह रहा होता है। लेकिन वाटरलू के मैदान पर जो है बड़ी वॉर हो जाती है। आपने देखा होगा कि ही मेड हिज वाटरलू, न्यूज़पेपर में आपने हर जगह देखा होगा। मतलब ये कि
वो अपनी आखिरी या जो उसकी जो है लास्ट जो डिफीट थे उस पर वो जा मिला या वो नाकाम हो गया किसी चीज़ में ना। तो आपने वाटरलू के वर्ड्स हर जगह देखा होगा। तो वाटरलू के मकाम पर जो है 1815 पे वॉर होती है जिसमें दोबारा से अलाइज वर्सेस हमारे पास फ्रांस होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास दो कंट्री जो है ग्रेट ब्रिटेन और जो प्रशियन फोर्सेस है ये आके सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे पास जो ग्रेट ब्रिटेन की जो ट्रूप्स है वो लड़ रही होती है फ्रांस के साथ, और उसके बाद हमारे पास प्रशियन जब आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया होता है कि जंग का खात्मा किया होता है। लेकिन ये बड़ी एक जो है उनके लिए हेल्पफुल साबित होती है, वरना तो वो ग्रेट ब्रिटेन फिर भी सोच रही होती है कि हम हार ना जाए। तो यहाँ पे इसकी बड़ी शिकस्त होती है फ्रांस की और इसको बेच दिया जाता है। इसके बाद कहाँ पे सेंट हेलेना जो है ये एक आइलैंड थी, दोबारा से इसको ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है ये सेकंड ट्रीटी थी, लेकिन ये मशहूर है, पहली वाली नहीं। ये बड़ी हार्श होती है। पिछली वाली जो थी वो बड़ी एक लिबरल टर्म्स में थी, नेपोलियन को इतना जो है फ्रांस पर नहीं थी, नेपोलियन की सब पर्सनल ट्रीटी थी। लेकिन यहाँ पे ये फ्रांस पर बड़े इन लोगों ने क्या कर दिए कि फाइन्स लगा दिए और उनकी ट्रीटीज जो थी वो 1890s वाले में वापस लेके कि नेपोलियन ने जितने एरियाज को जो है कंकर किया था वो वापस कर दी गई लोगों को, और नेपोलियन को सेंट हेलेना आइलैंड में भेज दिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 1821 में वो उसकी डेथ हो जाती है, वो डेड हो जाता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल हमने क्या कर लिया कि नेपोलियनिक एरा को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो है कांग्रेस ऑफ वियना होगी 1815 में, जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि फ्रांस में जो है क्या हम हुकूमत कैसे लेके आए और फ्रांस का फ्यूचर डिसाइड करें, और साथ साथ हम जो है रिवोल्यूशनरी जो अपराइजिंग्स है या जो है हमारे पास जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है उनको हम किस तरह जो है प्रिवेंट कर सके, उनको सप्रेस कर सके, और साथ में यूरोप का जो है हम मैप ड्रॉ करें। तो यहाँ से हमारे पास कंसर्न्स ऑफ यूरोप स्टार्ट होगी जो कि 1850 से 1830 तक चलेगी, और इसमें डिफरेंट हमारे पास कांग्रेसेस होगी, मीटिंग्स होगी, जिसमें डिस्कस करेंगे हम किस तरह जो है यूरोप को प्रिवेंट कर सके वॉर से। ठीक है जी, यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया कि नेपोलियनिक वॉर एरा तक। अब हम आते कंसर्ट ऑफ यूरोप। मैं जरा जल्दी जल्दी में बताऊंगा ताकि आपको ना आसानी हो चीज़ में। मैं इस बार डिस्कस इसलिए कर रहा था स्टार्ट में ताकि आपको गेन करने में आसानी हो कि बेसिकली बैकग्राउंड में हुआ क्या था, किस तरह की वॉर्स हुई थी, सारी चीज़ें हमने इसलिए डिस्कस की। अब हमारे पास आता है हमारे पास कंसर्ट ऑफ यूरोप। अब कंसर्ट ऑफ यूरोप के अगर हम अंदर देखें, हमारे पास सबसे पहले कांग्रेस ऑफ वियना स्टार्ट है। कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर जो था हमारे पास 1815 में, अब टू रिस्टोर बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस मतलब कोई भी जो है कंट्री इतनी डोमिनेट ना करे कि वो दूसरी पर हमला कर सके। जितनी भी हमारे पास जो है ग्रेट पावर्स थी, जो प्रशिया था, ऑस्ट्रिया था, या जो ग्रेट ब्रिटेन और साथ में रशिया, तो ये सारे मिलकर क्या करें, हम डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या होगा। और टू प्रिवेंट रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग को भी प्रिवेंट किया जा सके। अब इसमें जो की फिगर्स है ना, मेटरनिक जो है यहाँ पे ना, ये जो ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एक फिगर है, क्योंकि इसको लीड कर रहा था प्रेसिडेंट था इस कांग्रेस का, जो भी था ये प्रिजाइड कर रहा था। साथ में हमारे पास जो था केसल रीग या जो भी नाम है इसका, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख ले, ग्रेट ब्रिटेन का जो था उस टाइम पे, और टेलीरेंट ये फ्रांस से था, ठीक है जी, अलेक्जेंडर वन ये रशिया का था। तो अब हमारे पास हम आगे देखते हैं हमारे पास टेरिटोरियल एडजस्टमेंट क्या हो जाती है। ऑस्ट्रिया जो है यहाँ पे, क्योंकि ये इसको प्रिजाइड करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इलाके मिल जाते हैं। इसको सबसे पहले लंबार्डी एंड वेनेशिया मिल जाता है। किससे? ये जो थे ये इटली के जो एरियाज थे जो उसने नेपोलियन ने कंकर किए थे, ये किसको मिल जाते हैं? ऑस्ट्रिया को मिल जाते हैं। साथ में जो है प्रशिया को राइनलैंड मिल जाता है, यानी आजकल की जो जर्मनी है उसको राइनलैंड मिल जाता है, और जो हमारे पास मोनार्की सिस्टम है वो रिस्टोर किया जाता है। अब मेटरनिक्स एरा स्टार्ट हो जाता है। मेटरनिक जो था हमारे पास ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्टर था फ्रॉम 1809 टिल 1848, ठीक है जी। इसने बड़े इसमें जो है यूरोप का नक्शा इसने तब्दील करके रख दिया, क्योंकि ये बड़ा एक स्ट्रिक्ट था, कंजर्वेटिव था, ये सप्रेस करता था जितनी भी रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स होती थी या फिर मूवमेंट्स होते थे उन पर ये सप्रेस करने में सबसे पहले होता था, और इसको इजाजत होती थी बाकी जो है पावर्स की साइड से कि आप इसको क्या करो, सप्रेस करो। उसके बाद कंसर्ट ऑफ यूरोप में हमारे पास अलायंस ऑफ ब्रिटेन था, प्रशिया था, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड लेटर फ्रांस को भी जो है क्विंटेंपल में के टाइम पे इसको शामिल किया जाता है इस अलायंस के अंदर, फ्रांस को भी, ठीक है जी। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कंसर्ट ऑफ यूरोप के? तो सबसे पहला जो था वो था पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स था थ्रू कांग्रेस, के हम मिलेंगे साल में एक दफा और हम क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करेंगे, पीसफुल तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे। साथ में मेंटेन स्टेबिलिटी में रहे उसमें यूरोप के अंदर, क्योंकि नेपोलियन ने तो बिल्कुल पूरी यूरोप का ना एक जो है बेड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक खाना जंगी बनी थी, हर जगह में वॉर ही वॉर थी, ठीक है। अब इसमें कुछ कांग्रेसेस हुई थी जो कि हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहला जो था वो कांग्रेस ऑफ आचिन था, फिर उसके बाद ट्रुपाउ था, देन लेबाज, देन ही वेरोना 1822 में लास्ट में। यहाँ से हमारे पास कंसर्ट ऑफ यूरोप जो है ये फेल तो नहीं, ब्रेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1823 में मॉन्रो डॉक्ट्राइन आ जाता है जो कि मना कर देता है इनको कि भी आप किसी भी अमेरिकन कंट्री में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम फ्रांस की कुछ जो है स्पेन की 2 कॉलोनीज होती है, मेक्सिको और एक और कंट्री ब्राज़ील। उनमें क्या होता है कि उनमें अपराइजिंग होती है और वो इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट। उसमें होता क्या है कि वो स्पेन इनको बोलता है कि भाई आप उसको सप्रेस करो, लेकिन वहाँ पे मॉन्रो का डॉक्ट्राइन आ जाता है आप किसी भी उसमें आप जो है नहीं कर सकते। साथ में जो है ग्रेट ब्रिटेन भी इनके खिलाफ होता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में इंटरवीन नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास कंसर्ट ऑफ यूरोप जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यही मैंने बताया कि प्रिवेंट एनी सिंगल कंट्री डोमिनेटिंग यूरोप, के वो यूरोप को डोमिनेट करे जैसे फ्रांस कर रहा था, तो बैलेंस ऑफ पावर रखना सबके बीच में। उसके बाद क्वाड्रपल एंड क्वांटेम्पल अलायंसेस थे टू अपहोल्ड कांग्रेस सिस्टम। ये जो कांग्रेस सिस्टम था इसको अपहोल्ड करने के लिए इन लोगों ने क्वाड्रपल बनाया था। उसके बाद फ्रांस को जब एड किया तो वो क्वांटेम्पल बन गया अलायंस, ठीक है जी। और सप्रेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज के लिए सारा जो है कंसर्ट ऑफ यूरोप जितना भी यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, कि पीस बरकरार हो और जो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को आप जो है सप्रेस करो, और कोई भी कंफ्लिक्ट हो तो उसको हम क्या करें,
पीसफुल रेजोल्यूशन के थ्रू इनका हम क्या करें वो सोल्यूशन निकालें। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है फ्रेंच का जो है सेकंड और थर्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, आपने फर्स्ट रिवोल्यूशन का नाम तो सुना है, लेकिन सेकंड और थर्ड रिवोल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है जी। तो जुलाई 1830 रिवोल्यूशन कहा जाता है किसको, ये सेकंड रिवोल्यूशन है। सबसे पहले हमारे पास जो है लुइस 18 जो था उसकी डेथ हो जाती है 1824 में, और चार्ल्स एक्स जो है वो थ्रोन पे आता है, यानी वो किंग बनता है। आफ्टर लुइस का जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके बाद चार्ल्स आता है, चार्ल्स 10। उसके बाद क्या होता है कि वो चार्ल्स 10 करता क्या है, चार्ल्स 10 एक बंदे को अपॉइंट करता है एज अ मिनिस्टर। पोलिगनेक क्या करता है, प्रो क्लर्जी नोबल सा, इसकी वजह से ही ये रिवोल्यूशन आती है। अब मैं बताऊंगा कि किस तरह ये क्या करता है कि इश्यूज आते हैं और रिवोल्यूशन का एक वो बनता है। ये क्या करता है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख लो, ये चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज, एक था चैम्बर ऑफ पीस। मैं जरा इसको ना क्लियर कर लूँ कि उसके बाद फ्रांस में क्या था। एक था चैम्बर ऑफ पीस, ये जो था ये किंग इसको खुद अपॉइंट करते थे इन लोगों को। ठीक है, ये लेजिस्लेशन करते हैं। दूसरा जो था वो था चैम्बर ऑफ क्या, वो था चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। अब जो डिप्यूटीज होता है इनको लोग इलेक्ट करते थे। ठीक है, इलेक्शन होता था इनके लिए। अब ये क्या करता है अल्लाह वाला करे, ये चार्ल्स क्या करता है कि ये तीन जो है इलेक्शंस कराता है और इनको क्या डिसॉल्व करता है। ये जो चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज है, तीन टाइम इसको डिसॉल्व करता है। सबसे पहले 1823 में करता है, इलेक्शन कर लेता है वो मॉडरेट। अच्छा, उस टाइम पे दो लोग थे, एक रॉयलिस्ट दूसरे मॉडरेट थे। मॉडरेट जो थे वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की साइड पे थे, और जो रॉयलिस्ट थे ये जो है अपनी जो है एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते थे और अपना जो है जो चार्ल्स 10 था और जो क्लर्जी और नोबल्स को सपोर्ट में लोग थे, जो पोलिटिक वगैरह हो गए, ये लोग थे कौन, रॉयलिस्ट। अब जो मॉडरेट थे इन लोगों ने सबसे पहले 1827 का इलेक्शन इन लोगों ने जीत लिया, लेकिन क्या कर दिया इसने, वो असेंबली डिसॉल्व कर दी। 1829 में दोबारा इसने इलेक्शन करा दिया, रॉयलिस्ट जो है इनकी गवर्नमेंट आई, और पोलिटिक को इसने क्या कर दिया, ये जो मैं बात कर रहा था पोलिटिक को, यहाँ पे इसने पोलिटिक को अपॉइंट किया। जब इसने पोलिटिक को अपॉइंट किया तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि पोलिटिक जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म करके जो है रियल मोनार्की जो है उसको लेके आ रहा था, एब्सोल्यूट मोनार्की को लेके आ रहा था। उसके लिए इसने क्लर्जी और नोबल्स को क्या कर दिया, उनको प्रिविलेजेस देना स्टार्ट किया, और उनको क्या क्या इसने बहुत सारी चीज ने इन दोनों के लिए कर दी। यहाँ पे लोग दोबारा से प्रोटेस्ट करने लग गए, तो इसने क्या किया कि वो दोबारा से रिजॉल्व कर दिया अपनी ही जो इसकी असेंबली थी इसके मुताबिक जो थी, ऐसे 1830 में दोबारा एक इलेक्शन करा दिए। अब 18 में जो इलेक्शन करा उसमें हमारे पास मॉडरेट की दोबारा गवर्नमेंट आई, इसने दोबारा डिसॉल्व किया। लेकिन डिसॉल्व करने से पहले इसने 4 ऑर्डिनेंस दिए। जब 4 ऑर्डिनेंस इसलिए दिए, उसमें सबसे पहला जो ऑर्डिनेंस ये था कि ये जो इलेक्शन हुआ इस ये असेंबली को हम डिसॉल्व करेंगे और नया इलेक्शन होगा, और जो प्रेसिडेंट होगा उसकी कितनी होगी, 4 साल के लिए वो आगे गवर्नमेंट कर सकेगा। ये अच्छा खैर इसमें ये नहीं था, वो आगे था, लेकिन इसने सेंसरशिप लगा दी मीडिया पे, मतलब कुछ ऐसी चीजें लगा दी जिससे लोगों में दोबारा से जो है खौफ हिरास फैल गया। उसके बाद क्या होता है कि पेरिस मोब आता है, मोब ऑफ पेरिस, और जो है 27-28-29 यानी 27-29 जुलाई 1830 को ये 3 दिन जो है ये पेरिस मोब वहां पे रहता है, और जो सोल्जर्स थे वो उन पर गोलियां चलाने से मना कर देते हैं। तो लोगों ने जो स्ट्रगल की थी 3 दिन, इनको ग्लोरियस डेज ऑफ फ्रांस कहा जाता है। अभी भी इन दिनों को मनाया जाता है 27-29 जुलाई। कब हुई थी, 1830 में। ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे पास ये रिवोल्यूशन कामयाब हो गए, और आगे कौन आता है, ये जो चार्ल्स है ये रिजाइन देके लुइस फिलिप को लेके आता है, क्योंकि लुइस फिलिप जो है वो थोड़ा सा लिबरल मिजाज का बंदा था, तो लोग थोड़े से बहुत इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते। किसको, लुइस फिलिप को। अब लुइस फिलिप तो आ गए, इसके बाद हमारे पास हो गया क्या कि लुइस फिलिप के बारे में देखते हैं कि ये क्या करेगा। ठीक है जी। इसने क्या कर दिया, जो चार्ल्स ने जो अटेम्प्ट किया था टू रिस्टोर एब्सोल्यूट मोनार्की, वो क्या हो गई, वो फेल्ड हो गई, यहाँ पे फेल हो गई। अब फेब रिवोल्यूशन 1848 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास सेकंड रिवोल्यूशन था 1830 में जो आया था, जिसमें किसको डिथ्रोन किया, चार्ल्स 10 को, और कौन लेके आए, लुइस फिलिप आ गए। ठीक है जी, लुइस फिलिप्स आ गए। अब फेब 1848 में क्या होता है कि जो हमारे पास लुइस फिलिप है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा लिबरल था। उसने क्या करता है कि फ्लैग जो ट्राई कलर है आजकल जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या करता है कि वो रिप्लेस कर दिया बॉर्बन डायनेस्टी की, जो यानी पहले जो डायनेस्टी लुइस वाली, उसकी डायनेस्टी का जो था व्हाइट फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया किसके, ट्राई कलर पे, 3 कलर का जो है मैप इसने बनाया। तो ये एक इसने जो है फ्लैग को रिप्लेस कर दिया। साथ में इसने क्या कर दिया कि अच्छा इशूज क्या, ये पेरिस मूव दोबारा 1814 में क्यों आता है, इसने कुछ रिफॉर्म्स किए। मतलब ये इतना लिबरल था कि इसने जुडाइज्म को भी सेम दर्जा दिया क्रिश्चियनिटी का। तो इससे क्लर्जी और लोग में क्या हो गया कि भाई आप तो हमारे रिलीजन को ही चेंज कर रहे हैं, मतलब इसको इक्वल आप बाकी रिलीजन के साथ जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी लोग दोबारा से लोग, और इसने और भी बहुत सारे ऐसी चीजें की जिससे जो है एलीट क्लास को फायदा हुआ, बल्कि ना कि जो कॉमनर्स थे। दोबारा से एक पेरिस मूव आता है फेब में। अब फेब में जो 1848 में पेरिस मूव आता है, तो सोल्जर यहाँ पे इस पे फायर कर लेते हैं। जब ये फायर करते हैं तो हमारे पास काफी कंट्री में जो है अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और जो लुइस फिलिप है वो इंग्लैंड चले जाते हैं, और जो रिपब्लिकन्स होते हैं उस टाइम पे, जो रिवोल्यूशनरी, वो फ्रांस को एज अ रिपब्लिक वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब जहाँ पे फेब रिवोल्यूशन के बाद अब न्यू गवर्नमेंट आएगी। न्यू गवर्नमेंट हमारे पास फ्रांस में वो रिपब्लिकन्स की आ गई, उसमें जो थे हमारे पास कुछ रिपब्लिकन्स की और कुछ सोशलिस्ट की एक इकट्ठी गवर्नमेंट आई थी। अब रिपब्लिकन का जो बंदा था वो था, जो लीड करता वो लामार्टिन था। ठीक है, और जो सोशलिस्ट था यानी जो लोगों की बात करता था वो था लुइस ब्लेन। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के लोग हैं, रिपब्लिकन एंड सोशलिस्ट। एक लामार्टिन था, दूसरा हमारे पास लुइस ब्लेन इनको रिप्रेजेंट करता है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, न्यू गवर्नमेंट की, आफ्टर 1848 की रिवोल्यूशन के बाद। अब ये जो रिवोल्यूशन था ये सिर्फ फ्रांस के अंदर नहीं था, इसकी रिवोल्यूशन ये बहुत सारे रिवोल्यूशन थे। ये आप जर्मनी में भी पढ़ेंगे, इटली के उसमें भी पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन में आगे भी, मतलब ये पूरी यूरोप के अंदर कुछ रिवोल्यूशन का एक वो था, एक वेव थी, वो क्रिएट हो गई। यहाँ पे जो है फ्रांस के अंदर इसने किसको चेंज किया, लुइस फिलिप को चेंज किया। अब 1848 के बाद हमारे पास रिपब्लिकन एंड सोशलिस्ट की गवर्नमेंट आती है। जब ये गवर्नमेंट आ जाती है इसके बाद हमारे पास अप्रैल 1848 में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें रिपब्लिकन
रिपब्लिकन की मेजॉरिटी जो है वो आ जाती है। और उसके बाद हमारे पास मई 1848 में हमारे पास दोबारा से एक रिवॉल्ट होता है। कौन? जो सोशलिस्ट थे, यानी जो लोगों की बात करते, ये लोग क्या करते थे, ये इन्वेड कर लेते चेंबर ऑफ डिप्यूटीज एंड चेंबर ऑफ जो पीस था, वो जो चेंबर थे इन पर ये इन्वेजन कर लेते। कौन? सोशलिस्ट, यानी जो आवाम की बात करते थे, तो आम आवाम ही होगी जो कि इस पर हमला करेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं नैन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जनरल जो है जो क्यूबिगनेक, यहाँ पे एक जनरल है जिसको जनरल क्यूबिगनेक कहा जाता है, इसको ऑर्डर किया था कि आप सप्रेस करो सोशलिस्ट को। ये सोशलिस्ट को क्या करे? सप्रेस कर लेता है। जब ये सप्रेस कर लेता है, ये किसके कहने पर? लामार्टेन के कहने पर। अब यहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये ड्राफ्ट कर लेते हैं रिपब्लिकन फॉर फ्रांस, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो 4 साल के लिए रहेगा। ये तो इन लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। किसने? जो रिपब्लिकन बने थे ना अभी मेजॉरिटी में, अप्रैल 1848 में ये इलेक्शन में ये जीत गए। अप्रैल के बाद एक माह बाद जो है रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सोशलिस्ट जो है वो हमला कर देते हैं, आप कह सकते हैं पार्लियामेंट पर। यहाँ पे हमारे पास अब दिसंबर 1848 में दोबारा से इलेक्शन होंगे। ठीक है जी। अब जब दिसंबर में इलेक्शन हो गए तो उसमें 3 लोग खड़े हो जाते हैं। एक जो है वही रिपब्लिकन वाला लामार्टेन, ठीक है। दूसरा उसका ही जनरल जो था, जिसने लोगों पर रिवॉल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की थी और बहुत सारे लोगों को मार दिया था। कौन? जनरल क्यूबिगनेक। लोगों से वो तो भूल ही गए थे कि इसने हमारे साथ कितना जुल्म कर दिया था। तीसरा जो है नेपोलियन III आएंगे। नेपोलियन III जो है ये इलेक्शन जीत जाते हैं बड़े मार्जिन के साथ। ठीक है जी। ये दोनों हार जाते हैं। अब जब नेपोलियन इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद क्या करता है कि 18 जो है हमारे पास 1805 में क्या करता है कि ये को डेटे लगाता है। कौन? नेपोलियन III 1805 में नहीं, 1852 में ये क्या करता है कि ये किंग बन जाता है। किसका? फ्रांस का, 1870 तक। अब इसमें होगा क्या कि इसके हम दो उसको हम देखेंगे कि 1852 से लेके 70 तक 60 तक, फिर 60 से 70 तक इसके दौर कैसे थे। पहले तो स्टार्ट में होगा थोड़ा सा हार्श होगा, उसके बाद ये थोड़ा मॉडरेट बन जाता है। कौन? ये जो नेपोलियन III था। अब नेपोलियन III को आप आगे देखोगे कि ये किस तरह जो है यूरोप में क्या करता है, रिफॉर्म्स लेके आता है। इसके दौर में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए थे, जो है ब्यूटिफिकेशन ऑफ फ्रांस का काम हुआ था और काफ़ी जो है लोगों के लिए काम किया जाता है। इसने क्लर्जी को भी दोबारा से जो है थोड़ी हुकूक दे दी और नोबल्स को वापस बुला लिया कि भाई आओ, आप जो है आपको हम कुछ नहीं कहते, बस आप जो है हमारे लिए इशू ना बनाए तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है फिफ्थ हमारा एक टॉपिक है जिसको हम क्रीमियन वॉर कहते हैं। 1853 से 1856 था और ये किसके अंदर आता है? ये हमारे पास ईस्टर्न क्वेश्चन के आता है। ईस्टर्न क्वेश्चन के अंदर क्रीमियन वॉर आती है। तो ये क्यों आता है? ए रिजल्ट ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट बिटवीन ऑर्थोडॉक्स एंड कैथोलिक इन ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो था सुल्तानत उस्मानिया, इसके अंदर जो क्रिश्चियन होते थे, फिलिस्तीन आप एक रीजन को समझ लें। ठीक है जी। इसके अंदर हुडी जो है प्लेसेस है क्रिश्चियंस के, तो उनकी जो गार्डियनशिप का या जो देखभाल का या जो दिफा का जो काम था वो के जो हमारे पास जो था, क्या बोलते उसको, मजीद साहब जो थे, सुल्तान अब्दुल मजीद, इसने वो क्रिश्चियंस को दिया कि भाई आप इसका जो है अपना काम करें, इसको दिफा करें। वो कौन थे क्रिश्चियंस? वो थे कैथोलिक। अब कैथोलिक लोगों ने क्या कर दिया कि उससे थोड़ी गफलत भरी, तो सुल्तान ने क्या किया, वो ऑर्थोडॉक्स को दिया। अब कैथोलिक कौन होते हैं? ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं? ऑर्थोडॉक्स जो है ये जो है रशियन साइड पे जो आप क्रिश्चियन देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोडॉक्स है। कैथोलिक जो है ये ज्यादा यूरोप के अंदर है, इस साइड पे, यानी जो है फ्रांस हो गया, स्पेन, इन इलाकों में। अब दो हमारे पास डिवीजन बन गई। यहाँ पे वो अपने उसको भेज देता है एम्बेसडर को, रशिया, कि आप जो है ऑर्थोडॉक्स को वापस दे दे अपनी जो है यहाँ पे, और फ्रांस जो है वो उसको बोलता है कि नहीं, आप कैथोलिक को ये चीज़ देती है। यहाँ पे एक बड़ी वॉर इससे जन्म लेती है, यानी रिलीजियस एक जो है डिस्प्यूट की वजह से बड़ी वॉर की तरफ ये लोग चले जाते हैं। की फिगर जो हमारे पास थे। अच्छा, हम पहले हम इनिशिएटिव को देखते हैं कि रशिया ने क्या किया। इसने ऑटोमन एम्पायर को क्या 1853 में इन्वेड किया। अब उसके बाद जो है तुर्की ने क्या किया, 1853 के अंदर अक्टूबर में इसने वॉर डिक्लेयर कर दिया उस पर, रशिया पर। लेकिन बीच में ग्रेट ब्रिटेन और कुछ कंट्री ने इसको वेट करने को बोला था, लेकिन जब इसने हमला कर दिया और इसको लगा कि दो इसकी प्रिंसिपलिटीज है, दो इलाकों पर रशिया ने कब्जा कर लिया, फिर इसने भी अपनी वॉर डिक्लेयर कर दिया अक्टूबर 1853 में। लेकिन ये अकेले लड़ रहा था जो है तुर्की, और काफ़ी जो है इसको नुकसान हुआ। तो यहाँ पे फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने भी ज्वाइन किया, किसको, मार्च 1853 में, एक साल बाद इन लोगों ने ज्वाइन किया। और लास्ट में जो है ये छोटी कंट्री है पिडमोंट सर्दिना का जो है वो काउंट के वॉर, इसने जो है 15,000 का एक लश्कर भेज दे के भी जाओ आप भी लड़ो, किसके साथ, रशिया के खिलाफ लड़ो। और किन के हक में, तुर्की, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन के हक में। या भाई फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ये ना तुर्की के कोई भाई नहीं थे, लेकिन ये चाह रहे थे कि मेडिटेरेनियन सी में वो ना आ जाए, क्या बोलते उसको, रशिया। अगर तुर्की या जो हमारे पास ऑटोमन एम्पायर था उस टाइम पे, अगर इस पर ये कब्जा कर लेता है रशिया की, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उनकी, तो होगा क्या, उसे होगा इसलिए कि हमारे पास मेडिटेरेनियन सी में काफी फेयर होगा, किसके लिए, फ्रांस और ब्रिटेन के लिए। तो इस वजह से लोगों ने क्या कर दिया, साथ दिया किसका, ऑटोमन एम्पायर का, और रशिया को कंटेन करने की कोशिश की फिगर जो हमारे पास में बात करें तो वो जार निकोलस वन था, किसका, रशिया का, और तुर्की का जो था वो सुल्तान अब्दुल मजीद वन था, और जो है लॉर्ड रेगुलन ये ग्रेट ब्रिटेन का था, नेपोलियन III, यहाँ पे दोबारा देखिए नेपोलियन की मैंने बात की थी, ये फ्रांस, इसने दोबारा साथ दिया किसका, तुर्की का। अब ये रशिया के खिलाफ लड़ेगा। अब इसके बाद हमारे पास ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है 1856 में, जिसमें रशिया को ये बोला जाता है कि आप डीमिलिटराइज करो ब्लैक सी को आप क्या करोगे, डीमिलिटराइज करोगे ब्लैक सी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास रशिया है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जॉर्जिया है, यहाँ पे तुर्की है, और साथ में ये कंट्रीज है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लैक सी है। ठीक है जी, यूक्रेन भी यहाँ पे आ जाता है। तो इस साइड से तो यही सारी यूरोपियन कंट्रीज थी, ये क्या कर रहे थे कि रशिया को बोला कि आप ये ब्लैक सी को क्या करो, न्यूट्रलाइज करो, इसमें से अपनी मिलिट्री को हटा दो, इसको खाली कर दो, अपनी जो नेवल शिप है आपके वो आप यहाँ से निकाल दे, ताकि ये वॉर खत्म हो जाए। और इनको जो फेयर था ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को, वो भी खत्म हो जाए। तो इसलिए वो कर दिया, और इसके बाद वॉर एंड हुई, और इसको कहा गया कि भाई आप इंटरफेरेंस नहीं करो कंट्रीज में आगे इन फ्यूचर। तो वो मान जाता है, यहाँ पे वॉर एंड हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरी वॉर होती है रसो जो है तुर्किश वॉर 1877 till 1878। अब 1877 1878 की जो 2 साल या 1 साल की जो लड़ाई है,
इसमें जो है बड़ी बुरी तरह हार मानता है कौन, जो है ऑटोमन एम्पायर। इसमें स्लेविक नेशनलिज्म जाग जाती है। स्लेविक वो एथनिसिटी है जो रशिया के अंदर है, यूक्रेन के अंदर कुछ है, ईस्टर्न पार्ट में। ये स्लेविक एक नेशन है जिसे हम जो है या तो हमें इंडियन कहा जाता है, या तो फिर हमें क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो सिविलाइजेशन है लाबला करे अरियान, जो है जैसे साउथ एशियन कुछ कंट्रीज में, उनमें जो है अलग है, कन्फ्यूशनिस्ट आप कह सकते हैं, चाइनीज को। इस तरह एक स्लेविक जो है नेशनलिज्म है, नेशनलाइजेशन है, या जो नेशन है वो क्या है, उनके अंदर नेशनलिज्म स्टार्ट होगी कि हमारा एक जो है हम एक अलग नेशन है और हमारे ऊपर जो है बाकी कंट्रीज क्यों गवर्नमेंट कर रही है। तो ये अलग एक कंट्री या उनके साथ मिलना चाह रहे थे जो ऑलरेडी जो है वो स्लेविक थे। तो ऑटोमन में जो हमारे पास दूसरी जो वजह था वो है ऑपरेशन ऑफ सप्रेशन होती थी किसी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को, किसके अंदर, ऑटोमन एम्पायर के अंदर। और रशिया का जो है एक्सपेंशनिस्ट एक एजेंडा था कि मैं एक्सपेंड करूँ अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को। इसलिए ये वॉर होती है, रशो टर्किश वॉर, 1877 ठीक है जी। अब इसके अंदर फिगर्स की अगर बात करें तो जार अलेक्जेंडर वन था, अलेक्जेंडर द सेकंड किसका, ये रशिया की साइड से, और सुल्तान अब्दुल हमीद टू था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ जो है हमारे पास जो बेटल्स होती है, ये हमारे पास सबसे बेटल ऑफ जो है शिकपा पास जो है, इसमें बुल्गारिया और रशिया ने काफ़ी बुरी तरह जो है तुर्की के जो ट्रूप्स है उनको हराया था, क्योंकि इन लोगों ने ऊपर वाली टॉप जो है पोजीशन पर कब्जा कर लिया था, ये जो शिकपा पास के पास। दूसरी जो है इसने सी ऑफ जो है प्रिवाना किया था, जिसमें रशिया को काफ़ी एडवांस मिली थी, और यहाँ से जो पिवटल साबित हुई उनको सप्रेस करने के लिए ऑटमन्स को। ट्रीटी ऑप्शन स्टेफानो 1788 में हो 1878 में हो जाती है, जिसमें रशिया जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस गेन करता है, बुल्गारियन स्टेट बना देता है, काफ़ी बड़ी स्टेट। साथ में जो है ये किसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के लिए, ठीक है जी। बुल्गारिया एक स्टेट बन जाती है जो कि, और जो है इनको इन्फ्लुएंस मिल जाता है किसको, रशिया को। अब रशिया को काफी इन्फ्लुएंस मिल गया, तो इसे कौन डरने लगे, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। तो दोबारा से इसको जो है इस सैन स्टेफानो का जो 1878 की जो ट्रीटी थी, इसको कांग्रेस ऑफ बर्लिन के थ्रू क्या जो है रिवाइज किया जाता है, ये भी 1878 के अंदर ही हो जाती है। और इसमें जो बुल्गारियन स्टेट्स की जो साइज है वो उसको छोटा किया जाता है, साथ में जो रशियन गेंद है उसको भी कम किया जाता है, ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बरकरार रहे, ठीक है जी। अब आगे हम बढ़ते हैं इटालियन यूनिफिकेशन, बड़ी एक अच्छी टॉपिक है, और जो है मेरी फेवरेट है ये, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दोनों। तो इसमें बड़ी जो है अच्छी लोगों ने किस तरह एक नेशनलिज्म हमारे पास वो जन्म लेती है, और फिर आगे वो एक जो है यूनिफाइड जर्मनी स्टेट यहाँ पे हमारे पास बनती है। तो आगे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कांग्रेस ऑफ वियना होता है 1815 में, जिसमें ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया कि लंबार्डे और वेनेशिया वो उसको मिल गया, साथ में कुछ लूज कंट्रोल मिल गया किसके ऊपर, ऑस्ट्रिया के कुछ ऑस्ट्रिया किस पर जो है वर्लेना था, साथ में ट्यूसनी था। अब ये जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है जी। ट्यूसनी है या पता नहीं कैसे, मैंने इसको थोड़ा स्पीड में वो ट्विक्स में मैं पढ़ता हूँ, तो इस वजह से ना प्रोनाउंसिएशन के मैंने देखूंगा, तो आप भी देख लें। साथ में पार्मा था, ठीक है। ये 3 स्टेट्स थे, मैं जरा आपको दिखा दूँ, ये है हमारा पार्मा, ठीक है जी। ये जो है ये हमारे पास मोडेना है, और ये जो है ये ट्यूसनी है, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेट्स, इन पर इनका जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल था, और जो है इन पर जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो लंबार्डे था और वेनेशिया था, ये 2 स्टेट्स थे। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये ऑस्ट्रियन स्टेट्स, ठीक है जी। अब ऑस्ट्रिया ने तो ये चीज़ें ले ली, साथ में और हमारे पास क्या होता है 1815 में, क्या होता है कि हमारे पास जो है कार्बोनारी नाम के एक जो है नेटवर्क होता है किस चीज़ का, सोल्जर्स का, जो कि एक नेटवर्क होता है। ये क्या कहते हैं, रिवोल्यूशनरीज होते हैं। फ्रॉम 1800 टू 1848 हमारे पास एक जो है हमारे पास रिवोल्यूशनरीज जो है वो उठते हैं, और किसके खिलाफ, जो फॉरेन कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है इटली के अंदर, इनके खिलाफ जो है ये लोग काम करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बर्बन का जो रूल था वो था सिसिली एंड निपल्स स्टेट, ये जो था आपका ये सिसिली और निपल्स, ठीक है, जिनको किंगडम ऑफ टू सिसिलीज भी कहा जाता है। इसके ऊपर किसके, ये फ्रांस है इसके ऊपर, ठीक है। ये बर्बन जो डायनेस्टी थी उनका रूल होता था, और यहाँ पे जो है ये पेपल स्टेट है, तो इसके अंदर ये जो है ये पोप के अंदर होता था रोम, ठीक है जी। तो ये भी फ्रांस ही इस पर यहाँ पे इसकी आर्मी स्टेशन होती थी। तो पूरा इटली आप देख लें, यहाँ पे एक ही जो है हमारे पास 2 आप इसमें चीज़ें नजर आएगी जो कि हमारे पास उस टाइम पे थोड़ी सी ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। कौन कौन है ये एक हमारे पास है, आप अगर देख लीजिए वाली, ठीक है जी। ये कि हमारे पास पेडमोंट है, और यहाँ पे ये जो है सार्डिना, ठीक है जी। ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट थे, जिनका जो है वो था प्राइम मिनिस्टर था वो कैंट के वोर था, काउंट के वोर, और साथ में उनका जो किंग था, तो ये उसके अंदर आती थी। अब के वोर ने तो आर्मी भेज दी थी ना उसमें, रशिया वो जो वॉर थी क्रिमियन वॉर में, ठीक है, 1853 में। तो उसमें जब जीत हुई तो इसको काफ़ी बड़ा जो है वो मान लिया जाता है, एक पावर मान लिया जाता है, क्योंकि इसने आर्मी भेज दी थी 15,000। तो अब इसकी बात भी मानी जाएगी, जब वो पेरिस ट्रीटी हुई 1856 में, तो उसमें इसको एक बड़ा एक अच्छा स्टेट डिक्लेयर किया जाता है, सार्डिना एंड पीडमोंट को। तो अब ये क्या अगर इटालियन यूनिफिकेशन की भी बात रख देता है वहाँ पे, ठीक है जी। अब मैं जरा थोड़ा सा फेजेस में इसको डिवाइड करता हूँ, और पहले मैं हम तो बैकग्राउंड को पढ़ते हैं कि हमारे पास रिवोल्यूशनरी जो है वो 1800 से लेकर 1848 तक हमारे पास कुछ डिप्लोमेटिक्स थे, और कुछ हमारे पास जो है वो रिवोल्यूशनरी मेथड के थ्रू क्या करते थे, यूनिफिकेशन का अमल लाना चाह रहे थे। अब रिपब्लिक जो थे उसमें हमारे पास जो है मजीदी था, जो कि यंग इटली की इसने बुनियाद रखी 1831 में, ठीक है जी। जो कि गांधी साहब ने भी एक यंग जो है यंग इंडियन नाम की या इसी कुछ उसने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसी को देखते हुए, ठीक है जी, इससे मुतासर हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है गरिबाल्डी जो है ये थोड़ा सा ना इसने गुरिल्ला वॉरफेयर सीखी थी साउथ अमेरिका में, तो ये थोड़ा सा जो है जंगजू था, ये था यंग इटली के नाम से इसने बनी। इसकी जो राइटिंग थी वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी, इसको जो है एग्जाइल में भेज दिया जाता है 1831 में। और मजीदी साहब जो है ये
अपना जो है स्टेट भी डिक्लेयर कर देता है 1848 में, द रिपब्लिक ऑफ रोम। लेकिन नेपोलियन III उसे वापस ले लेता है, उसकी रिवोल्यूशन को सप्रेस कर लेता है। हमारे पास यहाँ पे दो जो है हमारे पास अपराइजिंग्स होती है, 1820 में, दूसरा 1831 में, एंड तीसरा 1848 में, जिसमें मजीदी जो है वो एस्टेब्लिश कर देता है रिपब्लिक ऑफ रोम, ठीक है जी। लेकिन नेपोलियन उसको रिकैप्चर कर देता है। साथ में ये तो रिवोल्यूशनरी कुछ लोग थे, यहाँ पे डिप्लोमेटिक भी एक बंदा है। वो कौन है जो डिप्लोमेट है यहाँ पे? ये क्या करे, डिप्लोमेटिक नेशनलिज्म को वो प्रोटेक्ट कर रहा था। जो कि था मोनार्किस्ट, जो मोनार्की को चाह रहा था कि मोनार्क हो और हमारे पास इटली यूनाइट हो जाए, लेकिन पीडमोंट सार्डिना के थ्रू, एक मोनार्की के थ्रू ये यूनाइट हो जाए, ठीक है। काउंट के वो जो था वो प्राइम मिनिस्टर पीडमोंट सार्डिना का था। ये इसने एक न्यूज़पेपर भी अपना जो है वो उस टाइम पे स्टार्ट किया था, जिसको रिसर्जमेंटो नाम की न्यूज़पेपर थी इसकी। अब यहाँ पे हम आते हैं फेजेस में। सबसे पहला जो फेज था हमारे पास फेज 1 में, ये क्या करता है कि लंबाडी और विनिशिया के जो लोग होते हैं उनको ये क्या करता है, ये रिवॉल्ट कर, वहाँ पे उनको बोले कि आप रिवॉल्ट करो, उनको प्रोवोक करता है, उनको जो है बढ़ावा देते कि आप ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या करो, बाहर निकलो, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करो। तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर लेता है किसी पीडमोंट सार्डिना के थ्रू के ऊपर। लेकिन जो है फ्रांस और पीडमोंट यानी काउंट के वोर की एक दूसरे के साथ ट्रेडी थी, तो नेपोलियन के थ्रू क्या करता है कि ये अपना जो है लंबाडी वो आज़ाद कर देता है, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला, ये किससे? ऑस्ट्रिया से। अब एक हमारे पास उसके पास रह गया, वो है वेनेशिया या फिर वेनिस, उसको वो हम क्या करें, फेज 3 के थ्रू वो आज़ाद करेंगे। फेज 2 में हमारे पास क्या होता है कि यूनिफिकेशन ऑफ, ये 1860 में दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। पहला कब से कब था? 1858 1859, एक साल का। दूसरा 1860 में। 1860 में यूनिफिकेशन जो होती है उसमें प्लेबिसाइड किया जाता है, किसमें? पार्मा मोडेना इन ट्यूसनी के अंदर। ये जो थी वो स्टेट है जिन पर इनडायरेक्टली रूल था, किसका? ऑस्ट्रिया का। ये क्यों? जब इनके अंदर यही प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऑस्ट्रिया जो है वो वॉर डिक्लेयर करता है और इनको सप्रेस करने के लिए अपनी आर्मी भेजता है। लेकिन फ्रांस और जो उस टाइम पे जो बड़ी स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन वगैरह, वो उसको कन्विंस कर लेता है कि इसको जो ऑस्ट्रिया को कि आप ना भेजें अपनी आर्मी को और यहाँ पे प्लेबिसाइड करें। तो प्लेबिसाइड होता है तो हमारे पास पार्मा मोडेना ट्यूसनी, ये किसके जो है सार्डिना और पीडमोंट सार्डिना के साथ इंटीग्रेट होने के हक में वोट डाल देते हैं और उनके खिलाफ यानी ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो ये यहाँ पे यूनाइटेड हो जाते हैं। अब जो पेपल स्टेट्स था, ठीक है जी, और सॉरी जो हमारे पास जो निपल स्टेट, अच्छा पेपल स्टेट के कुछ इलाके यानी जो रोम जिसमें है और साथ में सिसिली एंड निपल स्टेट, ये नेपोलियन के अंडर आते थे। अब होता क्या है कि गरिबाल्डी जो है उसको बुलाया जाता है, इसको द 1000 ट्रूप्स का नाम भी इस मिशन का रखा जाता है कभी कभार। तो गरिबाल्डी को बोला जाता है काउंट के वोर के थ्रू कि आप जाओ इस पर अटैक कर लो। गरिबाल्डी एक साथ लोगों के साथ जाता है यहाँ से, ठीक है जी, ये सार्डिना से, और यहाँ पे जब वो लैंड करता है यहाँ की रिवोल्यूशनरी के साथ मिलकर जो है इन दोनों स्टेट को क्या करता है, वो आज़ाद कर लेता है। तो जब ये आज़ाद करता है, लेकिन ये रिपब्लिकन माइंडसेट का बंदा था ये गारिबाल्डी, क्योंकि ये मजीदी से वो था इंस्पायर था। लेकिन जो काउंट के वो था मोनार्किस्ट के, मैं मोनार्की को लाऊंगा, ठीक है जी, यानी बादशाहत। और वो जो था रिपब्लिकन, ये रिपब्लिक चाहते थे यानी एक प्रेसिडेंट सिस्टम चाहते थे, लेकिन दोनों के अंदर खिलाफ था। अब इसने क्या किया, काउंट के वो ने काफ़ी एक डिप्लोमेटिक चाल चली उसके साथ। नेपोलियन को बोला कि भाई मुझे इजाज़त दो ताकि मैं इसको अटैक कर सकूँ ये गरिबाल्डी को, क्योंकि इसने आपके स्टेट्स के ऊपर जो है कब्जा कर लिया। जब वो जाता है तो यहाँ पे डील कर लेता है गरिबाल्डी के साथ, और इनकी जब डील होती है तो ये क्या करते हैं, ये दोनों स्टेट यानी ये जो नॉर्दर्न, जो साउदर्न जो है इटली है और नॉर्दर्न, ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं पीडमोंट सार्डिना को। तो गरिबाल्डी को भी क्या कर लेता है, वो ज्वाइन कर लेता है यहाँ पे, ठीक है, जब डील हो जाती है। फेज 3 में हमारे पास जो अब यहाँ तक हमारे कुछ स्टेट्स मिल गए, जिसमें हमारे पास जो पहले वाली 3 स्टेट्स थे ये उसमें शामिल हो गए इटली में, साथ में ऊपर लंबाडी। अब वेनेशिया बचा हुआ है, वो जो अभी ऑस्ट्रिया के पास है, और नीचे हमारे पास रोम बचा हुआ है। अब इसके लिए ये क्या करते हैं, जरा आप डिप्लोमेटिक स्किल्स को देख ले काउंट के वोर की। काउंट के वोर जो है वो जो है फौत हो जाते हैं 1861, यानी उनकी जो है हत्या हो जाती है, वो मर जाते हैं 1861 में। अब यानी जब उसने जो है इसकी यूनिफिकेशन कर ली किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की, उसके इटली में, उसके बाद वो 1861 में एक साल बाद मर जाते हैं 1861 में। अब जो है किंग है, अब सारी जिम्मेदारी किंग विक्टर इमैनुअल II पे आ जाती है, ठीक है जी। इसमें जो है अभी सारी जिम्मेदारी आ गई। ये क्या करता है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया की जो है वॉर हो जाती है 1866 में। अब जब इन दोनों की वॉर हो जाती है, ये हम जर्मन यूनिफिकेशन में पढ़ेंगे, जर्मनी की यूनिफिकेशन में, तो किंग की एग्रीमेंट हो जाती है प्रशिया के साथ कि आप जो है हमें वेनेशिया दोगे अगर आप जो है जीत गए किसी ऑस्ट्रिया से। तो उसने कहा ओके जी। जब ये ओके मामू कर लेता है तो उसके बाद होता क्या है कि वो जीत जाता है प्रशिया, और वेनेशिया मिल जाती है किसको, इटली को। अब यहाँ पे एक ही स्टेट बच गया छोटा सा, जो कि है रोम। रोम पोप के अंडर आता था, लेकिन अगर ये उस पर अटैक करता तो नेपोलियन III से दुश्मनी लेनी थी। लेकिन काउंट के वो जो है वो नहीं चाहता था कि मैं क्या करूँ, किंग को नाराज करूँ, यानी नेपोलियन III को नाराज करूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 1871 में दूसरी वॉर होती है, फ्रांस को प्रशियन वॉर, यानी जर्मनी और फ्रांस, प्रशिया यानी जर्मनी और फ्रांस की वॉर हो जाती है 1771 में। यहाँ पे फ्रांस की बुरी तरह जो है शिकस्त होती है, और जो यहाँ पे जो उसकी आर्मी स्टेशन होती है पोप के साथ यानी रोम के अंदर, वो बुला लेता है कब, कहाँ पे, फ्रांस पे। और जो है जो रोम जो खाली होता है, यानी आर्मी नहीं होती, बस जो है रिलीजियस लोग होते हैं। यहाँ पे काउंट जो हमारे पास काउंट के वोर का जो था अपना किंग विक्टर इमैनुअल, ये आर्मी को बेच के इसके ऊपर हमला कर देता है और इसको कैप्चर कर लेता है रोम को। और रिलीजियस सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट के लिए वो क्या करता है, उनके लिए वेटिकन सिटी का एक जो है रोम के अंदर ही एक नई सिटी यानी एक कंट्री बना देता है, और वो पॉप के अंदर आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि इटालियन यूनिफिकेशन हो गई। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। जर्मनी किस तरह यूनाइट हुआ, ठीक है जी। अब यूनिफिकेशन की इस चीज में बहुत सारी चीजें इनके साथ सिमिलरिटीज है, जैसे कुछ वॉर्स है जो कि दोनों को हेल्प कर गई। तो अब इजी होगा आपको जर्मन यूनिफिकेशन समझने में। तो सबसे पहले अगर हम देख ले कि जर्मनी पहले
पहले कैसा था, कोई हाथी जैसा आप एक स्ट्रक्चर बना ले, और अभी कैसा है, अभी बिल्कुल जैसे है कोई सेल, वो जो बायोलॉजी में हम कोई सेल बनाते थे उस तरह से कोई है। हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, सबसे पहले वियना कांग्रेस, वही पुरानी वाली कांग्रेस जिसमें वो क्या करते हैं, नेपोलियनिक जो है 39 स्टेट्स का उसने जो राइन फेडरेशन बनाया था, उसको वो क्या कर लिया, उनका जो पार्लियामेंट था उसको डाइट का नाम दिया जाता था। तो डाइट पार्लियामेंट के थ्रू ये जो 39 राइन्स फेडरेशन थी, ये किसके अंदर चली जाती है, ये भी ऑस्ट्रिया के अंदर चली जा रही है ना। आप देख ले, इटली की भी तकरीबन कोई 5 स्टेट्स किसके पास गई थी, ऑस्ट्रिया के पास। यहाँ पे 39 स्टेट्स ऑफ जो है जर्मन जो इथनिसिटी के लोग थे, जिसको राइन फेडरेशन कहते हैं, वो भी ऑस्ट्रिया के अंदर है। आप जरा समझ लें इनकी चालाकी, यानी ऑस्ट्रिया को देख लो हर चीज अपने पास लेके आना चाह रहा है, ठीक है जी। अच्छा, बड़ी मजे की बात, अच्छा मैं इसी के अंदर भी बताऊंगा, ठीक है जी। तो अब ये ऑस्ट्रिया के अंदर थी, ठीक है जी, और उसका नाम जो रखा था वो क्या था, उसका नाम जर्मन कन्फेडरेशन नाम था, ठीक है जी। क्या नाम था, जर्मन कन्फेडरेशन। ये 1815 से 1866 तक ये किसके पास थी, ये ऑस्ट्रिया के पास थी, जर्मन कन्फेडरेशन के नाम से। जब उसके पास ये राइन फेडरेशन था ना, जो नेपोलियन ने बनाया था, वो अब चली जाती किसके पास, जर्मन कन्फेडरेशन के नाम से ऑस्ट्रिया के अंडर आ जाती है। अब जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन से पहले हमारे पास इकोनॉमिक यूनिफिकेशन होता है किसकी, प्रशिया की। जो हमारे पास बिस्मार्क है वो बड़ा जो है अभी आएगा, वो बड़ा होशियार है, उसने ज़ुल्वरीन के नाम से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था सारे जर्मन स्टेट्स की। अब यहाँ पे हम मैं अगर एक चीज़ बताऊँ ना, जब रोमन जो है रोमन एम्पायर था, जो ओल्ड यानी एंशिएंट रोमन एम्पायर था, उसके अंदर हमारे पास जो थी जो जर्मन जो बड़ी सॉरी स्टेट्स थी, एक थी हमारे पास प्रशिया, ठीक है जी। दूसरी हमारे पास थी कौन, वो थी ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया भी एक जर्मन कंट्री है, और प्रशिया भी। लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि भाई मैं सबको लीड करूं, ये कहते हैं मैं सबको लीड करूं। तो इन चीज़ों पे इन दोनों के बीच में वॉर होती रहती है। अब होगा क्या कि ये लोग किसके साथ जो है मिलना चाहते हैं, या तो प्रशिया के साथ या फिर ऑस्ट्रिया के साथ, लेकिन दोनों जर्मन एथनिसिटी के लोग हैं। जब रोमन एम्पायर था उस टाइम पे ये दोनों एक इंडिपेंडेंट स्टेट, तो दोनों जर्मन थे। जब ये आजाद हो गए वहां से, तो एक प्रशिया बन गया, एक ऑस्ट्रिया बन गया। अब दोनों चाह रहे हैं कि हमें एक लीडर बन जाओ दोनों का, जो एक जर्मन स्टेट से, जो इंडिपेंडेंट जर्मन स्टेट से। अच्छा, क्या करता है ये जो जर्मनी है यानी प्रशिया है, ये जर्मनी नाम की यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करता है। ये कब करता है, 1818 में क्या करता है कि ये प्रशिया ने क्या कर दिया, एबॉलिश ऑल द ट्रेड बैरियर्स, जितनी भी टैरिफ्स लगी थी, यानी जो है आप ट्रेड पे जो टैक्सेशन होती है या जो टैरिफ्स होती है, वो इसने क्या करी, एबॉलिश कर दी, खत्म कर दिए। प्रशिया में आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। तो सारे जर्मन स्टेट में प्रशिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब इसने क्या कर दिया, एक वॉलंटरी कस्टम यूनियन बनाया था 1802 से लेकर 1836 तक। इसमें 25 आउट ऑफ 39 स्टेट्स, यानी जो 39 राइन स्टेट्स थे, जर्मन स्टेट्स थे, उसमें से 25 ने 1836 तक ज्वाइन किया था। ये जो किसके द्वारा बनाया गया था, किसके थ्रू बनाया गया था, प्रशिया के थ्रू, जिसका नाम था वॉलंटरी कस्टम यूनियन। यानी ज़ुल्वरीन के नाम से जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसमें जो मेन किरदार अदा किया वो किसने, वॉलंटरी कस्टम यूनियन ने, जो कि 1802 से बनकर 1836 तक 25 स्टेट ने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है जी। अब इसमें जो है आप देख लें कि कोई कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसके साथ कौन से कितने लोग हैं। जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर जाते हो ना, लोगों को अट्रैक्ट करते हो, तो इकोनॉमिकली खुद बहुत हो जाती है आपकी यूनिफिकेशन। यहाँ पे 1848 रिवोल्यूशन, ये इटली में जो हम पढ़ रहे थे, फ्रांस में जो हम पढ़ रहे थे, जो लुइस उसको हमने फिलिप्स को हटाया 1848 में फेब में, यहाँ पे सेम रिवोल्यूशन यहाँ पे भी चल रहा है। देखिए पीपल ने क्या करा, डिमांड कर दिया राइट्स को, किंग से, किससे, किंग से, किंग विलियम, किंग फर्डिनेंड विलियम द फोर्थ को उसने बोला, लोगों ने कि भाई हमें राइट्स दो। उसने क्या कर दिया, उसने राइट्स दिए लोगों को, साथ में उसने अपनी जो पावर थी उसने ट्रांसफर कर दिए उनकी राइट्सटैग में, जो उनका पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट में उसने सारी पावर्स ट्रांसफर कर दिए। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो है राइज ऑफ बिस्मार्क होगा। बिस्मार्क जैसे वहां पे काउंट किबोर था, ठीक है जी, यहाँ पे होगा बिस्मार्क, यानी किबोर और बिस्मार्क जो है, और नेपोलियन द थर्ड, ये यहाँ पे है, वो फ्रांस को यहाँ पे बिस्मार्क आया, वहां पे काउंट किबोर था, ठीक है जी। अब बिस्मार्क की जो है किंग विलियम द फोर्थ जो है वो मर जाते हैं 1861 में। अब देखिए मजे की बात, देखिए 1861 में ये भी मर गए। ये कौन है, किंग विलियम द फोर्थ, ये किसके किंग है, ये प्रशिया के हैं। और 1861 में कौन मर गए थे ऊपर, ये जाके लटक गए, कौन, काउंट किबोर भी मर गए। यहाँ पे किंग विलियम द फोर्थ मर गए, साथ में वहां पे काउंट किबोर मर गए। दोनों की एक मतलब आप जाके ना एक दूसरे में इनकी उसमें शक्ल भी नहीं कर सकते, एक ही साल में दोनों मर गए, ठीक है जी। अब होगा क्या कि आगे कौन आएगा, विलियम द वन आ गए। विलियम वन जो है वो थ्रोन करता है किसको, प्रशिया में। प्रशिया में जो किंग आता है वो कौन आता है, वो विलियम द वन, विलियम द फर्स्ट, सॉरी विलियम द फर्स्ट आता है। वो बिस्मार्क को लेके आता है 1862 में, यानी 1862 में वो किसको लेके आता है, वो लेके आता है प्राइम मिनिस्टर, किसको, बिस्मार्क को। अब जब बिस्मार्क साहब आते हैं ना, तो बिस्मार्क साहब की देखते हैं कि ये किस तरह जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करता है। ये भी जो है एक डिप्लोमेट था, और यहाँ पे इसकी जो पॉलिसी थी वो थी ब्लड इन आयरन। ब्लड इन आयरन किस तरह थी, किसकी, ऑटोवन बिस्मार्क, ठीक है जी, फॉर्मर डिप्लोमेट था। किसके कंट्रीज में, रशिया में भी गया था और फ्रांस में भी, ये प्रशिया का डिप्लोमेट था, फ्रांस और रशिया में रह चुका था। तो इसने जो है जो पावर राइवलरी थी वो सारी सीख ली थी यूरोप के अंदर। तो अब जब ये बन गया प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्या करता है, ये एक्सटर्नली जो है प्रशिया को स्ट्रॉन्ग करता है वॉर्स के लिए, ठीक है जी, कि भाई वॉर्स के लिए कौन हो, रशिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हो प्रशिया। इंटरनली क्या करता है, कोहेसिव हो, यानी यूनाइटेड जर्मनी, जर्मनी के अंदर यूनिटी हो। ये ना हो कि हम खुद जो है प्रशिया वो एक दूसरे का जो है वो शिकार हो डिवीजन का। तो इसने इंटरनल यूनाइट किया और एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको एक जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए थी पैसों की, यानी इकोनॉमिकली भी, इसको इकोनॉमी भी तो चाहिए, लेकिन जो है वो नहीं करते। तो इसने कुछ रिफॉर्म्स किए, वो बड़ी लॉन्ग स्टोरी है कि इसने किस तरह जो है सारी पार्लियामेंट से तवज्जो हटा के किसकी तरफ लेके गया, किंग जो है किसकी तरफ, विलियम द फर्स्ट की तरफ, और लोग जो है
वो बिस्मार्क और किंग की तारीफ करने लगे और जो है आर्मी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ गया। इसने डाइवर्शनरी थ्योरी अप्लाई की और रियल पॉलिटिक जो है उसका भी इसने जो है स्टार्ट जो है रियल पॉलिटिक का जो वर्ड या जो पॉलिसी है या जो टेक्निक है वो भी इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, वॉर या जो है आप जो डिसीजन है वो आपकी जो है करंट डायनामिक्स भी होगी, ना कि आपकी पॉलिटिकल या फिर जो है इतने आपके जो इंटरेस्ट है, बल्कि आप इंस्टेंट डायनामिक देंगे कि उस टाइम क्या जरूरत है, उस टाइम आप क्या एक्शन लोगे, उस पर जो है इसने अपनी जो है वो अपनी रशियन जो प्रशियन आर्मी थी उसको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। और इसका जो है बिलीव था कि अगर वॉर नहीं होगी तो यूनिफिकेशन कभी भी नहीं होगी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले वॉर इन डिप्लोमेसी अपनाई। वॉर इन डिप्लोमेसी के लिए इसने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या कर दिया, सबसे पहला जो वॉर था वो अगेंस्ट डेनमार्क था। डेनमार्क जो है उसको कंट्रोल दिया गया था कि भाई मैंडेट दिया गया था कि इसका जो हमारे पास सेमी ऑटोनमस जो स्टेट्स थी, किसकी, प्रशा की, दो स्टेट्स थी। ठीक है जी, वो हमारे पास था, एक तो हमारे पास श्लेस्विग था, दूसरा हमारे पास था होल्स्टाइन। ठीक है जी, अब जो श्लेस्विग और होल्स्टाइन का इशू था ना, ये हम थोड़ा सा मैं ये बना के दूँ, ये आपका देखिए ये, ठीक है जी, यहाँ पे ये डेनमार्क के ऊपर यहाँ पे श्लेस्विग एंड होल्स्टाइन थे, ये दो स्टेट्स। ठीक है जी, अब करता क्या है, यहाँ पे भी देखिए ये होल्स्टाइन एंड श्लेस्विग के इस टाइम पे आपका जो है ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है। ठीक है जी, ऑस्ट्रियन एम्पायर और उनके बीच में ना यहाँ पे वॉर होगी। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यानी ऑस्ट्रिया और प्रशिया जो एक दूसरे के दुश्मन है, यहाँ पे इसने जो है बड़ी डिप्लोमेसी के लिए किसने, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को बोला कि आओ हमारे साथ, प्रशिया के साथ मिलकर लड़ते हैं, हम दोनों जर्मन स्टेट्स हैं। ये जो डेनमार्क ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिए, दोनों कंट्रीज को एनेक्स किया, यानी जैसे इंडिया ने एनेक्स किया कश्मीर को, इस तरह ये दोनों स्टेट्स भी सेमी ऑटोनमस स्टेट्स थे, ये जो थे श्लेस्विग एंड होल्स्टाइन। इस पर जब डेनमार्क ने कब्जा कर लिया तो प्रशिया ने बोला कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, लेकिन साथ में बिस्मार्क ने बड़ी एक जो है डिप्लोमेटिक टर्म्स के लिए और इसने क्या किया, एक स्टेप लेके ऑस्ट्रिया को साथ मिला के उसको सप्रेस किया डेनमार्क को। जब डेनमार्क को सप्रेस किया तो दोनों श्लेस्विग एंड होल्स्टाइन जो है वो इंडिपेंडेंस एक स्टेट्स इनके पास आ गई। अब जो है जर्मनी का जो स्टांस था कि भाई प्रशिया का मैं इसको अपने साथ मिलाऊंगा, लेकिन जो ऑस्ट्रिया था उस टाइम बोला था कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिक्लेयर होंगे। इन दोनों पर जब मसले होते हैं तो हमारे पास एक कंप्रोमाइज होता है जिसको होल्स्टाइन एंड श्लेस्विग कंप्रोमाइज कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि श्लेस्विग जो है वो प्रशिया को दी जाती है और जो होल्स्टाइन है ये किसको दी जाती है, ऑस्ट्रिया को दी जाती है। अब दोबारा यहाँ पे देखें दूसरी जंग के लिए किस तरह अपने आपको प्रिपेयर कर रहा है, कौन, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने जो प्रशिया के जो ऑस्ट्रिया के बीच के हक में जो स्टेट आई थी यानी होल्स्टाइन, उसके अंदर लोगों को भड़काना स्टार्ट किया, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, इसे तंग आके वॉर डिक्लेयर कर दी, किस पर, प्रशिया पर। अब यहाँ पे दो हमारे पास दूसरी वॉर हुई, लेकिन इससे पहले वॉर से पहले इसने जो है सारे जो इसके डिप्लोमेट जो अलाइज थे किसके, ऑस्ट्रिया के, उन सबको कट कर दिया था। किसने, बिस्मार्क साहब ने, बड़े होशियार थे। बिस्मार्क ने क्या कर दिया था कि नेपोलियन के साथ भी इसकी डील हुई थी, जो पोलैंड का इशू था तो उसने रशिया का साथ दिया था, कैसे, प्रशिया ने। तो इसलिए रशिया भी इसका दोस्त बन गया, साथ में नेपोलियन III के साथ भी इसकी ट्रीटी थी, और ग्रेट ब्रिटेन उस टाइम इंटरनल इश्यूज में फंसा हुआ था, यानी यहाँ पे ऑस्ट्रिया बेचारा अकेले था, कोई इसके हेल्प के लिए नहीं आ रहा था। इसलिए क्या कर दिया कि जब वॉर हुई तो इसने बड़ी आसानी से क्या कर दिया, इसको हरा दिया, किसको, ऑस्ट्रिया को। और हमारे पास एक ट्रीटी होती है जिसको नाम दिया जाता है ट्रीटी ऑफ प्रेग 1866, जिसमें प्रशिया जो है उसको लीडर करार दिया जाता है जर्मन टेरिटरीज का। यहाँ पे जो 21 जर्मन टेरिटरीज वो प्रशिया के अंदर शामिल हो जाती है। कुछ टेरिटरीज जो है वो रह जाती है, नहीं कुछ स्टेट्स जो कि किसी में जो है वो साथ नहीं मिलना चाहती है। यहाँ पे दो टेरिटरीज बन जाती है, एक साउदर्न जो है जर्मन टेरिटरीज और जो है एक नॉर्दर्न जर्मन टेरिटरीज, या फिर आप किंगडम कह सकते हैं। तो अब होता क्या है, हमारे पास ये जंग तो हुई इसकी प्रशिया के साथ और ऑस्ट्रिया, इन दोनों के बीच में 1866। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास दूसरी वॉर के लिए क्या करता है, बिस्मार्क अपने आप को तैयार करता है। कुछ स्टेट जो शामिल नहीं हुई थी जर्मन, तो बिस्मार्क की बिलीव थे जब हम कॉमन एनिमी के साथ लड़ेंगे तो ये सारी एनिमीज भी मेरे साथ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक था फ्रांस और यहाँ पे जो है ये हमारे पास है प्रशिया। ठीक है जी, और यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, ये है ऑस्ट्रिया। जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है 5 से 6, ये तब प्रशिया के अंदर शामिल होंगे अगर हमारा कॉमन एनिमी, उसके लिए इसने चूज किया किसको, इसने फ्रांस को चूज किया कि हमारा एक कॉमन एनिमी है फ्रांस, इसके खिलाफ लड़ते हैं। जब इसने फ्रांस के साथ लड़ाई स्टार्ट की तो जब इसने उसके साथ ट्रीटी की थी नेपोलियन के साथ कि आप न्यूट्रल रहो, जब मेरी और ऑस्ट्रिया की लड़ाई होगी तब मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे जो है रिवर राइन जो है रिवर की बीच के साथ कुछ स्टेट्स है या कुछ इलाके हैं, मैं वो आपको सीड कर दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन बिस्मार्क ने बोला वो तो मैं मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए, मैं आपको वो नहीं देना चाहता। वो जो एरियाज थी वो तो मेरी अपनी है, मैं क्यों अपनी खून पसीने की जो कमाई है वो मैं आपको दूं। इस वजह से नेपोलियन को गुस्सा आ गया और नेपोलियन जो है इसने अपना जो है शहजादा या चोरी उस टाइम पे जो उसका था एम्बेसडर वो बेच दिया। जब इसने बेच दिया तो वहां पे क्या होता है कि मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बता रहा हूँ उस जंग का। फ्रांस और जो किसके बीच में लड़ी गई थी, रशिया के बीच में, प्रशिया के बीच में, या प्रशिया कौन है, जर्मनी है, तो इनके बीच में जो वॉर हुई थी वो उसका बैकग्राउंड क्या था। इसने क्या कर दिया, नेपोलियन ने कि भाई मैं वॉर नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये क्या कह रहे हो, आप जो है मुझे वो सारी टेरिटरीज दे दो। ये किसको, इसने क्या कर दिया कि नेपोलियन III का जो आया था, कौन जिसका एम्बेसडर आया था, वो जाके किसको मिलता है, किंग को मिलता है। किसका किंग, जो विलियम द फर्स्ट था। विलियम द फर्स्ट जब उसकी मीटिंग होती है वो
हॉलीडेज मना रहा होता है अपने जो है क्या था कोई इलाका था। अब जब वो हॉलीडेज मना रहा होता है तो यहाँ पे उसकी जो है एम्बेसडर से मुलाकात हो जाती है, जो कि एम्बेसडर किसका था, नेपोलियन III ने जो भेजा था, यानी फ्रांस का जो एम्बेसडर था। ये बोलता है जो किंग बोलता है कि भाई मैं तो उसके बगैर कोई काम नहीं करता, बिस्मार्क से पूछे बगैर, इसलिए मैं एक टेलीग्राम भेजूंगा किसको, ठीक है, मैं टेलीग्राम भेजूंगा अपनी जो है बिस्मार्क साहब को। तो ये बिस्मार्क को एक टेलीग्राम लिखता है जो कि हिस्ट्री में याद किया जाता है ईएमएस टेलीग्राम, ठीक है जी, या लेटर। जब ये ईएमएस टेलीग्राम आता है बिस्मार्क के पास, वो बड़ा तेज था, डिप्लोमेटिक स्टेप लेता है। वो क्या करता है, उस ही लेटर को क्या करता है, वो एडिट कर देता है और उसमें ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स ऐड कर देता है कि वो कि हमारा जो किंग है, किसका किंग, रशिया का, उसने बेइज्जती की है किसकी, एम्बेसडर की, नेपोलियन III की, जो नेपोलियन III का जो एम्बेसडर था उसकी इसने क्या कर दी कि इंसल्ट की है, और एम्बेसडर का इंसल्ट करना काफी बुरा समझा जाता है। इसलिए क्या कर दिया कि लोगों ने प्रोटेस्ट कर, और बिस्मार्क ने वो जो इंसल्ट की जो पैराग्राफ था, जो लेटर था, वो उसने न्यूज़पेपर को दिया और जगह जगह छाप होने लगा। इसलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए किसके बीच में, इसमें ये फ्रांस के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए किसके खिलाफ, कि भाई जो रशिया की इतनी हिम्मत कि हमारे खिलाफ, और नेपोलियन साहब का जो एम्बेसडर था उसके खिलाफ इतना वो कुछ बोल सके। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक वॉर होती है, कौन डिक्लेयर करता है, फ्रांस वॉर डिक्लेयर करता है किस पर, रशिया पर। जब रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर लेता है तो ये तो चाहता था कौन, बिस्मार्क साहब। अब बिस्मार्क साहब की इच्छा पूरी हो गई, यहाँ पे इसने वॉर डिक्लेयर कर दी, किसने किसने वॉर डिक्लेयर की, नेपोलियन III ने। अब नेपोलियन III ने जो वॉर डिक्लेयर की तो इससे फायदा किसको हुआ, इससे फायदा हुआ जर्मनी को, यानी रशिया को। यहाँ पे जो स्टेट्स थी जो कि डिवाइड थी, यानी जो 21 स्टेट्स आ गई थी, जो बाकी रह गई थी, उन लोगों ने भी किसका साथ दिया, रशिया का साथ दिया, एक्सेप्ट किसका। देखें मैं थोड़ा सा आसानी से बनाता हूँ कि हमारे पास ये फ्रांस और रशिया की वॉर जब हुई 1870 till 71, तो इसमें कौन आया साथ, इसमें एक तो था रशिया खुद, और इसके साथ जो अदर जर्मन स्टेट्स थी जो कि रह गई थी, कुछ तो इसके साथ इंटीग्रेट हो गई, लेकिन कुछ जर्मन टेरिटरीज रह गई, वो भी इसके साथ मिलकर लड़ी। क्या वो फ्रांस के खिलाफ लड़ते हैं, यानी जब भी आपने देखा होगा कि भाई दो भाई जो है आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब भी वो किसी एक्सटर्नल से लड़ते हैं तो फिर वो दोनों क्या हो जाते हैं, वो यूनाइट हो जाते हैं। यहाँ पे इसने क्या कर दिया कि फ्रांस को पूरी तरह शिकस्त दी, और 1871 यानी 70 में इनकी लिबरेशन हो जाती है, और बाकी स्टेट्स भी वो किसके अंडर आ जाती है, यूनाइटेड जर्मन एम्पायर के अंदर आ जाती है। और किंग विलियम फर्स्ट जो था वो उनका जो है किंग बन जाता है, किसका, रशिया का, और यूनाइटेड जर्मन एम्पायर का। और जो है अपना बिस्मार्क साहब जो है वो फर्स्ट चांसलर बन जाते हैं। यानी देख लिया आपने, देखा आपने कमाल किस तरह बिस्मार्क ने भाई वॉर जो यानी ब्लड एंड आयरन जो है डिप्लोमेसी खेलकर उसको जर्मनी को आज़ाद कराया, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास बिस्मार्क साहब की डिप्लोमेसी कि किस तरह इसने क्या कर दिया कि 1864 से लेकर 1870 तक यूनाइटेड ऑल जर्मन स्टेट्स, और फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट चांसलर भी बन गए। अब जो है हमारे पास जर्मनी का जो है हम सिस्टम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है टुडेज सिस्टम। तो फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है आजकल, ठीक है जी। अब फेडरल हम देखते हैं कि उनकी क्या क्या सिस्टम है। लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेटिव जो बॉडी है फेडरल में, वो हमारे पास जो है वो है बंडेस्टेग है, ठीक है, बंडेस्टेग यानी पार्लियामेंट है, और दूसरा जो है बंडेस्रेट है। बंडेस्टेग इन बंडेस्रेट यानी टेग और रेट का फर्क है। जो बंडेस्टेग है उनका पार्लियामेंट है, ठीक है जी, ये बंडेस्टेग पार्लियामेंट है, और जो बंडेस्रेट है वो उनका काउंसिल है, क्या है, बंडेस्रेट काउंसिल है, बंडेस्टेग पार्लियामेंट है। दूसरी इनकी जो एग्जीक्यूटिव यानी जो कैबिनेट होती है वो प्रेसिडेंट उनका होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, और चांसलर जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी हमारे पास जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है जी। जुडिशरी उनकी वही है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। यहाँ पे जो हम पाकिस्तान में बनाना चाह रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की बात कर रहे थे, तो जर्मनी के अंदर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है। अब इनकी जो फेडरेटेड स्टेट्स है, यानी ये एक जो है इनका सेंटर है फेडरल है, बाकी तो स्टेट्स है ना बहुत सारे, जैसे हमारे प्रोविंसेस है, तो इनके लिए इन लोगों ने क्या बनाया है, जैसे हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज होती है, इनकी जो है फेडरेटेड स्टेट्स की क्या होती है, फेडरेटेड स्टेट्स पार्लियामेंट है, इनका फेडरेटेड स्टेट्स का पार्लियामेंट है अलग। और दूसरा क्या होता है फेडरेटेड स्टेट्स गवर्नमेंट्स है, ठीक है, गवर्नमेंट्स मीन गवर्नमेंट्स एक नहीं, गवर्नमेंट्स एक सिस्टम होती है इनकी, ये किसी एग्जीक्यूटिव यानी इनकी जो कैबिनेट होती है वो अलग होती है। जुडिशियल की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ फेडरेटेड स्टेट्स। तो ये हमारे पास है जर्मनी की करंट सिचुएशन। हमने क्या कर दी कि पूरी यूरोपियन हिस्ट्री पार्ट 1 कवर कर लिया, जिसमें हमने सबसे पहले फ्रांस में रिवॉल्यूशन से बात की 1789, उसके बाद हमने नेपोलियनिक एरा 1799 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना के बाद उसको कहाँ पे भेज, ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू उसको कहाँ पे सेंट हेलेना के 1821 में उसकी डेथ हो जाती है, किसकी, नेपोलियन की। उसके बाद कंसर्ट ऑफ यूरोप आ जाता है जो कि हमारे पास 1815 से 1830 तक रहता है, लेकिन ये फेल हो जाता है जो बॉर्नो डॉक्ट्राइन एंड ब्रिटेन जो है उसके खिलाफ होता है कि भाई आप दूसरी कंट्रीज में इंटरवेंशन नहीं करो, सिंपल बात, भाई वो बता देता है, इस वजह से फेल हो जाता है। लेकिन हमारे पास जो है अगली जो चीज़ है वो हमारे पास है ईस्टर्न क्वेश्चन। खैर हमने यहाँ पे फ्रेंच जो है सेकंड एंड थर्ड रिवॉल्यूशन की बात की थी। हमारे पास जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 में जो है हमने किसको डिथ्रोन किया था, लुइस जो चार्ल्स 10 था उसको डिथ्रोन किया था, ठीक है जी, और लुइस फिलिप आया था। लुइस फिलिप को जब हमने डिथ्रोन किया था वो हमने फेब रिवॉल्यूशन 1848 में किया था, और उसके बाद हमारे पास था किसकी गवर्नमेंट आई थी, जब वो इलेक्शन हो गए थे दिसंबर में, तो हमारे पास नेपोलियन III आए थे। उसके बाद नेपोलियन III किंग बन गए थे, और काफी उसने जो है 1870 तक जो है नेपोलियन III रहे थे। यानी 1848 से लेकर 1870 तक किसने हुकूमत की थी, बड़ा जो है अच्छा हुकूमत की थी अपना साहब, क्या नाम है उसका,
क्या नाम है इसका, नेपोलियन III नाम है। उसके बाद हमारे पास क्रीमियन वॉर हुई, लेकिन ये जो वॉर हुई है किसके अंदर आ गई, ईस्टर्न क्वेश्चन के अंदर आ गई। ईस्टर्न क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ी टॉपिक है वो यही थी कि हमारे पास क्रीमियन वॉर इन रशियन वॉर। क्रीमियन वॉर जो थी 1853 से 56 तक थी, जिसके अंदर क्या क्या था कि हमारे पास तुर्की ये था और इसके साथ दिया था किस किसने, उसके साथ दिया था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन एंड सर्दिनिया ने भी, यानी कौन के वॉर ने जर्मनी को यूनाइट करने के लिए जो है पॉलिसी अपनाई थी। तो यहाँ पे वो स्टार्ट हुई थी कि उसने 15,000 का एक जो है ट्रूस भेज दिए थे इसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। ठीक है जी। फिर उसके बाद ट्रीट ऑफ पेरिस हो जाती है 1856 में, जिसमें रशिया क्या कर डीमिलिटराइज कर लेता है ब्लैक सी को। और उसके बाद रशिया टर्किश दूसरी वॉर होती है जो 1877 से 1878 तक होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि काफी जो है डोमिनेंस क्रिएट करता है कौन, रशिया। और बल्गारिया जो है बल्गारियन स्टेट डिक्लेयर कर लेता है, इंडिपेंडेंट बना देता है रशिया, और रशिया की इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे पास कांग्रेस ऑफ बर्लिन 1878 में लास्ट जो है मीटिंग होती है, जिसमें हमारे पास रिवाइज कर लेता है सेल्फ स्टेफानो एग्रीमेंट को और रिड्यूस कर लेता है बल्गारियन स्टेट को इन रशियन गेन को, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बरकरार रहे। देन हमारे पास एक जो टॉपिक था, हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखी थी कि हमारे पास किस तरह 1800 से 1848 तक कुछ जो है सोसाइटीज बनती है जो कि जो फॉरनर जो जिनका जो है कब्जा है इटली स्टेट्स पर, इटालियन स्टेट्स पर, उनके खिलाफ वो क्या कर सके, बोल सके। और कुछ जो है रिवोल्यूशनरी लोग होते थे, कुछ जो है डिप्लोमेटिक थे। रिवोल्यूशनरी के अंदर जैसे मैंने बताया था कि मजीनी था, मजीनी ने अपनी यंग इटली नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी 1831 में। उसके बाद जो है गरिबाल्डी था, गरिबाल्डी किससे इंस्पायर था, मजीनी से। और जो है डिप्लोमेटिक में अगर हम देखें तो काउंट के वॉर था, काउंट के वॉर के बाद हमारे पास जो है अपराइजिंग्स की अगर बात करें 1820 अपराइजिंग हो जाती है यूरोप के अंदर 1831 एंड 1848। ठीक है जी। उसके बाद फेज 1 में हमने बात की कि 1858 से 59, जिसमें हमने क्या कर लंबाडी को आजाद कर दिया किसे, ऑस्ट्रिया से। फेज 2 यूनिफिकेशन यानी 1860 में हमने क्या कर प्लेबिसाइड कर दिया परमा मोडेना एंड ट्यूसनी में, ये आजाद हो गया। और साथ में हमने क्या कर दिया कि जो हमारे पास जो पीपल स्टेट यानी नेपोलियन के अंडर आता था, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि जो है क्या कर दिया उसने काउंट के वॉर की जो थर्ड डिप्लोमेसी है, यानी अच्छा जो हमारे पास पीपल स्टेट में भी कुछ जो है उन लोगों ने भी ज्वाइन कर दिया किसको, यानी सिर्फ रोम रह गए थे, बाकी ने भी प्लेबिसाइड के अंदर ज्वाइन कर दिया पिडमोंट सार्डिनिया के। 18 थर्ड फेज में हम 1866 से 77 में क्या होता है कि यहाँ पे एक वॉर हो जाती है प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया की 1866 में, जिसमें क्या करता है कि वो उसके साथ अलाई बन जाता है प्रशिया के साथ, और इसको विनिशिया मिल जाती है किससे, यहाँ पे 1861 में ये मर जाते हैं, लेकिन किंग विलियम द सेकंड जो है वो विक्टर एमिनविल जो सेकंड है, ये क्या करता है, ये यूनिफिकेशन में काफी अच्छा किरदार अदा कर लेते हैं उसके वफात के बाद। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या करता है कि ऑस्ट्रियन रशिया वॉर हो जाती है 1866 में, ये विनिशिया को मिल जाती है किसको, ये वाला पोर्शन किसको, इटली को, यानी पिडमोंट सार्डिनिया को। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि फ्रांस और रशिया की जो वॉर हो जाती है, फ्रांस और रशिया की 1871 में, तो उसमें क्या करते हैं नेपोलियन की हार होती है और वो ट्रूप्स बुला लेता है। तो रोम पर कौन कब्जा करता है, और रोम पर जो है इटालियन स्टेट जो है वो कब्जा कर लेती है। तो इस तरह पूरी इटली यूनाइटेड इटली बन जाती है, और एक वेटिकन सिटी बना दिया जाता है पोप के लिए कि भाई पोप साहब आप ऐसे करो, इसमें अपनी रिलीजियस जो ड्यूटीज अदा करो, और यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो भाई, आप ही इसके बादशाह हो। उसके बाद हमारे पास यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमने देखी, जो कि हमारे कांग्रेस अभियान हमने पढ़ा कि उसमें क्या क्या जो है जो नेपोलियन ने जिस इलाकों को कन्कर किया था उसका नाम दिया था उसने जो है राइन फेडरेशन था यूनाइटेड स्टेट्स का, उसको अंडर बना दिया जर्मन कन्फेडरेशन का। 1815 से 1860 तक ये किसके अंडर थी, ऑस्ट्रिया के अंडर चली थी। उसके बाद वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है भाई 1802 से लेकर 1836 तक हमारे पास वॉलंटरी कस्टम यूनियन थी, जिसके अंदर काफी स्टेट ज्वाइन कर लेते हैं। उस वजह से उसके लिए आसानी हो जाती है किसके लिए कि ये सारे जर्मन स्टेट को इकट्ठे कर सके। देन हमारे पास 1862 में जो है किंग विलियम वन क्या करता है कि वो बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर बना देता है। वो क्या करता है, ब्लड इन आयरन पॉलिसी को अपना के क्या करता है कि सारी जो है उसको मिला देता है, जर्मन स्टेट को मिला देता है। वॉर करता है सबसे पहले बिस्मार्क के साथ, उसमें अपने साथ ऑस्ट्रिया को मिला देता है, जो माले गनीमत बच जाती है, उसमें इन दोनों का मसला आता है, लेकिन बाद में सॉल्व किया जाता है कंप्रोमाइज के थ्रू, और उसको होस्टाइन दिया जाता है। खुद ये विंग ले लेता है, ठीक है जी, कभी मैं तो विंग्स लूंगा, ठीक है, चिकन विंग, और आप जो है वो आप सीना ले लो, ठीक है। लेकिन सीने में इसके लिए काफी जो है मसले बना देता है, और काफी जो है वो रिवॉल्ट होती है। उसके बाद वो डिक्लेयर करता है वॉर ऑस्ट्रिया किसके खिलाफ, प्रशिया के खिलाफ। प्रशिया जो है वो वॉर जीत जाती है क्योंकि इसने सारे उसके अलाइज कट किए थे। उसके बाद जो है फ्रांस और रशिया की वॉर होती है, फ्रांस और प्रशिया की वॉर होती है 1870-71 में, जिसमें जर्मनी क्या कहते हैं प्रशिया जीत जाता है, और हमारे पास सारे जर्मन स्टेट्स यूनाइट हो जाते हैं। यहाँ पे बिस्मार्क साहब जो है 1864 से लेकर 70 तक सारे जर्मन स्टेट को यूनाइट कर देता है। ये थी हमारी आज की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आई होगी तो भाई इसको दोबारा सुनेंगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, अल्लाह हाफिज़।